सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ रोज की तरह आपके साथ मदीहा नकवी। रोज की तरह शफात अली। ख़वातीन और हज़रात आपके सामने है। आज जरा अहम इश्यूज की तरफ नजर डालनी है और वैसे वो तो हम अहम रोज ही अहम इश्यूज, इश्यूज पे नजर डालते हैं शफा। हाँ, लेकिन आज जरा सियासी आज इश्यूज पे कहाँ? बातचीत जरा थोड़ी कम करेंगे और आज सबसे पहले एक मसले को जरा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि नून लीग में से शीन लीग निकलनी है या नहीं। हाँ, ये तो शेख रशीद साहब ने कह दिया था। उन्होंने कहा था जी 31 दिसंबर से पहले पहले नून लीग और जो शीन लीग है ना, दोनों अलग-अलग हो जाएंगी। तो आज शेख रशीद साहब से हम बात भी करेंगे और शफात उससे भी पता लगाएंगे कि क्या शीन और नून के दरमियान कोई चपकलिश तो नहीं चल वो जैसे आप धीम तड़ा क्या म्यूजिक निकालते हैं मुंह से, सस्पेंस वाला। अच्छा, और दूसरा शफात मुझे ये बताएं और आप तमाम तो लोग भी जो हमें देख रहे हैं, बिजली की क्या सूरत हाल है भाई? आ रही है? मेरे घर तो बहुत बुरी सिचुएशन है। कल तो वैसे कल तो शदीद हो गया। कल वैसे मतलब बहुत टू मच हो गया। What is this behavior की इलेक्ट्रिक? What is this behavior? अच्छा, कल मेरे घर में 5 घंटे लाइट नहीं थी, अंदाजा कर लें मतलब। Only 5 hours? Only 5 You are so hours. lucky, शफात। Straight, वो भी मसला है। नाशुक्री कर रहे हैं आप, नाशुक्री कर रहे हैं। Oh my goodness। तो जनाब बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन पता लगाना है हमने नून में से शीन लीग निकलेगी या नहीं। उससे पहले क्या होगा? टॉप स्टोरीज। सबसे पहले बात करते हैं जनाब शहबाज फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से नैब का तवील तरीन रेफरेंस तैयार हो चुका है। बिल्कुल जी, जो कि मजमूई तौर पर 58 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है और रेफरेंस में इस सवात की तादाद 5 लाख से ज़ायद है, जिसमें शहबाज शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग का तरीक़ेकार बेनकाब किया गया है। सलमान शहबाज और नेटवर्क की मुकम्मल तफसीलात वॉल्यूम्स की सूरत में बताई गई हैं। शहबाज शरीफ के बेनामी असासजात की मालियत 7 अरब से ज़ायद पाई गई हैं, जबकि बेनामी कंपनी शेयर्स और अकाउंट्स में शहबाज शरीफ की अरबों मिल्कियत साबित हो गई है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, शहबाज शरीफ की बौखलाहट वाज़ेह है। जिसके अंदर 25,000 सफ़ात हैं और इसके अंदर ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। बैंकिंग रिकॉर्ड्स है, SCCP के रिकॉर्ड्स हैं, FBR का रिकॉर्ड है, इनकी अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं 177, इसके अंदर 177 फेक रिमिटेंसेस का जो टीटियाँ हैं उनका रिकॉर्ड है। और उसके लिए लफ्ज़ जो रेफरेंस में और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इस्तेमाल हुआ है वो ऑर्गेनाइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बड़ा ही सॉलिड रेफरेंस है। और इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की बौखलाहट है, उसके बाद अगर आप देखिए तो मरीम साहिबा की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, शेडरन जर्सी वाला केस, चौधरी शुगर मिल वाला केस, तोशा खाना का केस, उसके बाद आप इनका देख लीजिए जो रीसेंट केस है कि लाहौर के आम लोगों को जहाँ पे रायवेंड में इन्होंने अपनी जागीर बनाई है, उसका रेफरेंस भी फाइल हो चुका है। बिकॉज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कमाल उस्तादी से उसको पहले उन्होंने ब्राउन से ग्रीन डिक्लेयर किया और जब वो ग्रीन डिक्लेयर हो गया तो उनकी ये होनहार भतीजी ने कोड़ियों के भाव वो सारी ज़मीन वहाँ से ख़रीद ली। और किस पैसे से ख़रीदी? जो हिल मेटल का पैसा मनी लॉन्डर हो के यहाँ आया नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ से वो पैसा गया मरियम को। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के बकौल इमरान खान चाहते हैं कि मैं जेल चला जाऊं। तहरीक इंसाफ के फॉरेन अकाउंट्स ओपन एंड शट केस हैं। अगर हकाइक सामने आ जाएं तो इमरान खान एक सेकंड भी वजीर आजम ना रह सकें और अगर मैं जेल चला गया तो मेरे साथ ही हकाइक सामने लेकर आएंगे। अकाउंट्स PTI के हैं 23 अकाउंट्स, वो ओपन एंड शट केस है। अगर इलेक्शन कमीशन कौम के सामने हकायक ले आए जो उसके पास मौजूद हैं, इमरान खान न्याजी एक सेकंड भी वजीर आजम नहीं रह सकता। न्याजी नैब गठजोड़ ने गलत केसेस करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अलीमा बाजी के बैरूनी मुल्क की जायदादों के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं। मालम जब्बा का केस क्यों नहीं खुला? इमरान खान न्याजी के खिलाफ हेलीकॉप्टर इंक्वायरी का क्या बना? चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, दवाइयों के स्कैंडल इस हुकूमत में हुए, उसका क्या हुआ? इमरान खान न्याजी की हवस कि मैं जेल जाऊं, अगर मैं जेल चला गया तो ये मेरे साथी इंशाअल्लाह वो पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने लाएंगे। कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने ऑरेंज लाइन के लिए चीन से कर्जा लिया। क्या आपने मुफ्त लगवाया? आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लिया। आपने उस कर्जे की जो मुजरमाना ताखीर से ये मंसूबा मुकम्मल हुआ और अभी तक उजड़ा हुआ है कि हर रोज बस जलती है। मैं और हम मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ना ताखीर से शहबाज शरीफ के दौर में शुरू किए गए मंसूबों को डिले किया गया। बहुत सारी दीगर बातें भी की हैं शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन आज
शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा अहम रेफरेंस है उनकी अबूरी बिल्कुल। जमानत के हवाले से, जो कि 24 सितंबर तक तोसी की गई थी। उस हवाले से आज पेशी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल लाहौर से मौजूद है, बराह रास्त उनकी तरफ चलते हैं। जी उल्फत, बताइएगा कब तक पेशी मुतवक्का है शहबाज शरीफ साहब की? जी, शहबाज शरीफ साहब की पेशी तकरीबन 11 से 12 बजे उनकी जो पेशी है वो मुतवक्के है और वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उससे पहले अगर यहाँ के मैं आपको थोड़ा सा मंजर बताऊँ कि यहाँ पे आज क्या मंजर है। पहले भी तकरीबन रोज़ वो पेशी के लिए आते हैं तो हल्के फुल्के पुलिस के एहलकार यहाँ पे तैनात होते हैं, फिर कुछ कारकुनान होते हैं, लेकिन आज कुछ चीज़ें डिफरेंट है। समथिंग इज़ डिफरेंट। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है और साइडों पर अभी उनको रिजर्व रखा गया है कि कब उनको यहाँ पे लाना है। आज बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानब से ये पार्टी सतह पर ये अहकाम जारी किए गए हैं कि जितने लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले या करीबी अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, कारकुनान हैं, जितने टिकट होल्डर्स हैं, वो आज यहाँ पर लाजमी पहुँचे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के हल्कों में अदालत क्या फैसला करेगी ये तो यकीनन मुअज़्ज़ज़ जो बेंच है उस पर उसका फैसला करेगा और यकीनन मेरिट पे फैसला करेगा। उल्फत, लेकिन ये बताएं कि उन्होंने बोल दिया कि जी जो यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के अरकान हो, नून लीग के या फिर कौमी असम्बली के अरकान हो, वो साथ में उन्होंने कारकुनों को अलहदा से दावत दे दी है। और ये हमने देखा जब मरीम शहबाज की जब आमद थी नैब के दफ्तर में, तो हमने देखा था कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ था। तो भी सिक्योरिटी के इंतजाम तो आई एम श्योर यहाँ पर खातिर खा किए गए होंगे कि आज की बदनज़मी ना हो। जी बिल्कुल, यकीनन एक बैरियर जो है वो माल रोड पर लगाया गया है, जहाँ से ये रोड स्टार्ट होता है, जहाँ से जजेस गेट तक, फिर जो माल रोड का गेट है वहाँ पर भी तकरीबन तमाम जो इंतजामात है उसको मुकम्मल किए गए। यहाँ पे बैरियर्स रखे गए हैं और यहाँ पर एंटी राइट फोर्स जो है उसके जवान तैनात किए गए कि कोई भी ऐसी किस्म की बदमज़गी ना हो। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब या जो अरकान असम्बली हैं उनको हाई कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त होगी, लेकिन वो भी ऐसे लोगों को जो बदमज़गी पैदा नहीं करेंगे। कोर्ट का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी है पुलिस की कि वो ऐसे लोगों को अंदर ना जाने दें। फिर कोर्ट के अंदर भी पुलिस तैनात की गई है ताकि कोई भी किसी किस्म की बदमज़गी ना हो। लेकिन नून लीग के अंदर ये चहमगोइयाँ जारी हैं। कल खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ये होगा। कल उनके लिए उनकी सालगिरह का केक काटा गया तो बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं कराई गई कि अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे उनकी गिरफ्तारी के। अच्छा, उल्फत साहब में ये भी बताएगा कि क्या अभी तक मुस्लिम लीग नून के कोई अहम रहनुमा यहाँ पे पहुँचना शुरू हुए हैं, क्योंकि आज पेशी है और दावत तो सबको दे दी हुई है। जी बिल्कुल, अभी तक तकरीबन यहाँ पर हल्के फुल्के कारकुनान पहुँचे हैं, लेकिन कुछ अरकान असम्बली कुछ देर के बाद ख्वाजा साद रफ़ी की आमद मुतवक्के है। उनके अभी मीडिया से मालूम हुआ है कि उनके दोस्त वो खुद यहाँ पे पहुँच रहे हैं, चूँकि तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे उनकी पेशी है, तो टाइम से आधा घंटा पहले या घंटा पहले वहाँ पर लोग आएंगे। लेकिन तमाम तर शाहिद खाकान अब्बासी यहीं पे हैं, एहसन इकबाल यहीं पे हैं, तमाम जो रहनुमा है वो लाहौर पहुँच चुके हैं और आज वो शहबाज शरीफ साहब के साथ आए। चलें उल्फत, आप तमाम सूरत हाल पर नजर रखिएगा, हम गाहे बगाहे आपसे अपडेट्स भी इस हवाले से लेते रहेंगे। एक ताज़ा खबर यहाँ शामिल करते चलें। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा दिफाई अताशी LOC के दौरे पर रवाना हो गए हैं। बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदे भी LOC के दौरे पर रवाना हुए हैं। वफ्द में 24 ममालिक के सिफारतकार और दिफाई अताशी शामिल हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लईक मौजूद हैं, सवाल से तफसीलात से आगाह करने का। जी लईक साहब। शफात, 24 ममालिक के सफारतकार और दिफाई अताशे और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल इदारों के नुमाइंदे हैं वो इस वक्त का हिस्सा हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल रवाना हो चुके हैं, जहां पर उन्हें उन तमाम भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के बारे में देखने का मौका मिलेगा। ये देखने का मौका मिलेगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जाता है कि भारत न सिर्फ सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करता है बल्कि जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाता है। तो ये तमाम सफ़ीर और आलमी इदारों के जो नुमाइंदे हैं उन मुतासरीन से मिलेंगे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हैं, भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का निशाना बने हैं, जख्मी हुए हैं, उनके कुछ अहले खाना शहीद भी हुए हैं, और साथ ही वो उन इमारतों को भी देख सकेंगे जो मॉर्टर और भारी हथियारों की शेलिंग के नतीजे में मुतासिर हुई है। उस ग्राउंड पर पहुंच के न सिर्फ उन्हें इन चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा बल्कि साथ ही लोकल जो आबादी है उनसे भी मुलाकातें होंगी। उन मुलाकातों में वो ये खुद जान सकेंगे कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ में किस हद तक सच्चाई है। यकीनन पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि जिसने आना है वो आकर देखे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियाँ भारत की तरफ से ही की जाती हैं। जैसा कि सिर्फ इस साल के दौरान अब तक 10 माह में मजमूई तौर पर 2500 से ज़ायद बार इश्तियाल अंगेजियाँ की गई हैं, सीज़फायर की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जिसमें दर्जनों बेगुनाह शहरी शहीद हुए हैं। जबकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जवाबी कार्रवाई में उन भारतीय चेक पोस्टों को ही निशाना बनाया जाता है जहाँ से पाकिस्तानी इलाकों में फायरिंग की जा रही है।
ये भी बताया जा रहा है कि इन नुमाइंदों को DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से एक ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसमें तमाम जो LOC की सूरत हाल है गुज़िश्ता 3-4 साल में जो पैटर्न रहा है भारतीय फौज का, उसके बारे में भी बताया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर जो क्लस्टर बमों का एक इस्तेमाल का सिलसिला चंद सालों में आया है, जिससे बच्चे और औरतें बुरी तरह मुतासिर होते हैं, मवेशी और जो खेत हैं वो तबाह होते हैं, उनके बारे में भी आगाह किया जाएगा। और यहाँ पे दीगर जो अमलाक को नुकसान पहुंचने के साथ साथ कारोबार जिंदगी मुतासिर हो रहा है भारतीय मुसलसल इश्तिहाल अंगेजियों से, उनके बारे में भी उन्हें जानने का मौका मिल सकेगा। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। लईक हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि भारत की जानिब से सिर्फ इस साल में 2500 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है और ये इश्तिहाल अंगेजियां जारी हैं। भारतीय फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तिहाल फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान भी शहीद हुए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारत का भारी नुकसान भी हुआ है और उनकी पोस्ट भी तबाह कर दी गई है। LOC पर भारतीय इश्तिहाल अंगेजियों का ये जो सिलसिला है ये जारी है। और अगर हमसे रवां साल के हवाले से बात करें तो रवां साल भारत की जानिब से सीज़ फायर मुआहदे की 2333 बार खिलाफ वर्जी की गई है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के देवा सेक्टर में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से पाक फौज के 29 साला सिपाही नूरुल हसन और 25 साला सिपाही वसीम अली शहीद हो गए। पाक फौज की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया गया। भारतीय साइट पर इत्तलात के मुताबिक भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। ISPR के मुताबिक रवां बरस भारत की जानिब से तकरीबन 2500 मरतबा, जैसे मदिया ने बताया, सीज फायर की मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में तर्जुमान अफवाज पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि आर्मी चीफ ने इंसदाद पोलियो मुहिम में शिरकत की। कोरोना की वजह से इंसदाद पोलियो मुहिम तातुल का शिकार थी। 2021 तक पाकिस्तान को पोलियो फ्री बना देंगे, ये भी उनका कहना था। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। खैर जी, शफात आपको पता है कि हमारे अगर हम सिंध की स्पेसिफिकली बात करें तो 7 रोज़ की जो पोलियो मुहिम जो है ये भी जारी है और हम लोगों से हमेशा यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा 2 बूंद जो हैं वो अपने बच्चों को पिलाएं। ये 2 बूंद आपके लिए भी बहुत अहम है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। और इससे पहले जैसे हम बता रहे थे कि जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया था कि आर्मी चीफ ने कहा है कि 2021 तक इंशाल्लाह पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा कर देंगे, पोलियो फ्री बना देंगे। क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। आज की जो स्टाफ ने शिरकत की एक पोलियो कैंपेन जो स्टार्ट हुई है, कोविड की वजह से 15 मार्च से पोलियो कैंपेन तातुल का शिकार थी। फिर 31 सितंबर से मुल्क भर में जो कैंपेन शुरू हुई है उसमें 40 मिलियन बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। कोशिश है कि इंशाल्लाह 2021 के आखिर तक पाकिस्तान को हमने पोलियो फ्री कर। बिल गेट्स ने भी पिछले दिनों चीफ से बात की और उनको वाज़ेह तौर पे उन्होंने तारीफ की जिस तरह से पाकिस्तान में ये पोलियो कैंपेन चलाई जा रही है। पोलियो की जो मुहिम है ये पूरे मुल्क में जारी है और बार बार हम अपने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आपसे दरखास्त करते आए हैं कि खुदारा अफवाहों पर और जाली खबरों पर कान न धरें, अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलवाएं। बिल्कुल शफात, जब हमारे साथ परसों जब हमने स्पेसिफिकली जब ये पोलियो की 7 रोज़ा मुहिम जो शुरू भी हुई है उस पर भी जब हम बात कर रहे थे तो हमने डॉक्टर साहब से स्पेसिफिकली पूछा है कि देखें ये बताइए कि अगर बहुत सारे लोग अगर अपने बच्चों को अस्पताल से पोलियो के कतरे पिलाकर आ गए हैं और उसके बाद जब आप घर वापस आ गए और 2 दिन बाद पोलियो की टीम आपके घर आ जाती है और आपको फिर दोबारा से पोलियो के कतरे पिलाएं तो इज इट फाइन? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। इवन इफ अगर ये पोलियो की खुदा ना खासा वैसे ऐसा नहीं होता, ये अगर वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायर्ड भी हुई ना तो तब भी आपके बच्चे को कोई इससे नुकसान नहीं होगा। तुर्क सदर ने फिर दुनिया के सबसे बड़े ऐवान में कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ उठाई है और कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ उठाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने ट्विटर अकाउंट से तुर्क सदर की तकरीर की एक वीडियो भी शेयर की और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वो कश्मीरियों की हिमायत करने पर तुर्क सदर उर्दवान के तहे दिल से मशकूर हैं। तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत कश्मीरियों के लिए तक़वियत का बायस है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में तुर्क सदर ने कहा कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने की ज़रूरत है। खुसूसी हैसियत ख़त्म होने से मसला कश्मीर पेचीदा हो गया।
अच्छा, अब जरा हम आपका मूड चेंज करते हैं शफात। कभी घर में आपका कोई मतलब इलेक्ट्रिशियन की कभी ज़रूरत पड़ी हो या कभी कोई ऐसे बिजली का काम हो, तारों का काम हो, स्विचेस का काम हो, तो उमूमी तौर पे जो ख़वातीन हैं, लड़कियां, उनको रखा जाता है दूर। लेकिन कराची का इलाका है कस्बा कॉलोनी, जहाँ पर 2 बेटियाँ बड़ी ज़बरदस्त मिसाल बन गई जनाब। वो अपने वालिद साहब जो कि इलेक्ट्रिशियन है, उनके साथ अब्बा के काम में हाथ भी बढ़ाती हैं और मतलब बड़े काम कर लेती हैं। और सिर्फ ये 2 बहनें नहीं, माशाल्लाह से घर में सारी इस मामले में बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्ट है। जी जनाब, और जिस तरह से ये बच्चियां अपने वालिद का हाथ बटा रही, कल भी हम ना सलमान अकबर और उनकी बेटी फिजा अकबर को जब डिस्कस कर रहे थे तो बड़ा एक फखर का मकाम होता है किसी भी वालिद के लिए कि जब उसकी लेगेसी को, उसके हुनर को, उसके काम को उसकी बेटियां आगे बढ़ाते हैं। और अब हम यहाँ पर आपको ये बताएं कि जनाब वालिद क्या काम आगे बढ़ाने के लिए उनकी बेटियां मैदान में आई हैं। और हमारी अब ये नहीं कह सकते कि जिस सिनफे नाजुक इनसे ये काम नहीं करना, हमारी लड़कियां हर मैदान में आगे। तो हिना दीदार से मुलाकात करवाने जा रही हैं इन बाहिम्मत बहनों से। पढ़ाई के साथ साथ अमली तजुर्बा हासिल करने का जज्बा। कराची में कटी पहाड़ी कस्बा कॉलोनी में 2 नन्ही इलेक्ट्रिशियंस अपने वालिद की दुकान में स्टेबलाइजर, टेप रिकॉर्डर जैसे अशिया की मुरम्मत इस महारत से करती हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। पहले लाइट सीखा, फिर स्पीकर सीखा, फिर बैटरी का चार्जिंग भी सीखा, फिर 2 साल और काम करूँगी तो सब कुछ सीख जाऊँगी। जवेरिया और सुमैया स्कूल में तालीम हासिल तो करती हैं, लेकिन एक छोटी सी दुकान में वालिद का सहारा भी है। अपने दोस्तों को बोलती हूँ अपने अब्बू के साथ ये काम करो, अपने तालीम भी करो। चचा का कहना है कि तमाम रुकावटों को एक तरफ करके इन बच्चियों की सलाहियतों को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई को अल्लाह ताला ने 8 बेटियां दी। 8 बेटियां देने के बाद फिर उसने ये सोचा कि मेरे बेटे नहीं है, चलो क्योंकि मैं अपने बेटियों को अपना बेटे क्यों नहीं बना लूं। नन्ही इलेक्ट्रिशियंस दीगर लोगों के लिए मिसाल हैं। ये नन्ही इलेक्ट्रिशियंस यकीनन लोगों को अपनी हिम्मत और हुनर से मुतासिर कर रही होंगी और इस मुआशरे को पैगाम दे रही हैं कि बेटियां कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती हैं। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ हिना दीदार, ARY न्यूज़, कराची। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसे हिना बाजी ले गई है, लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर भी कोशिश करूंगी मैं इनके स्पेसिफिकली घर जाके इनकी बाकी बहनों से भी आपकी मुलाकात करवाऊं शफात। लेकिन वाकई हमारी लड़कियां जो है ना वो बाजी लेती जा रही हैं, है ना। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बड़ी जबरदस्त बात की, महंगाई की तरफ। बेटियां कमजोरी नहीं, बेटियां ताकत है। बेशक मेरे ख्याल में यहाँ पे अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो कमर तोड़ महंगाई है उसका जरा जिक्र करें। आपने क्या बात करती महंगाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कभी अगर आपके वॉलेट में सिर्फ 500 रुपए पड़े हो और उसमें आपने घर का मतलब कुछ सालन बनाना हो, एक वक्त का खाना बनाना हो, तो वो मुमकिन कैसे होगा। टेंशन, फुल ऑन टेंशन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद ब्रेक से वापस आकर इसको डिस्कस करेंगे। बैक आफ्टर द ब्रेक। शफात, शायर ने आजकल की जो मौजूदा सूरत हाल है, चाहे वो आप सब्ज़ी मंडी में चले जाएं, आप फ्रूट मार्केट में चले जाएं, आप किसी ग्रोसरी की शॉप में चले जाएं, तो यही लगता है कि शायर ने इसी मौके पर कहा था जाने कब होंगे कम इस महंगाई के गम। क्योंकि शफात हर चीज़ महंगी होती जा रही है, समझ नहीं आ रही। शदीद महंगी हो गई है हर चीज़, और ख़ास तौर पे फलों की कीमत हो, ग्रोसरी का कोई भी आइटम हो, चाहे वो दालें हों, सब्जी हों, फल हों, अंडे हों, सबकी कीमतों को पर लगे हुए हैं। और पर भी ऐसे वैसे पर लगे। मैं तो 1000 रुपए लेके मदिया मैं जाता हूँ फ्रूट वाले की रेडी पे, और मैं कहता हूँ भाईजान मैं मतलब बड़ा चौड़े में हूँ कि यार कोई बात नहीं, आज से 2 महीने पहले तक मैं 1000 रुपए का इतना फ्रूट उठा के ला रहा था। आप यकीन करें जब उसने मुझे 200 रुपए के किलो आम, जो कि टोटल 2 आम आए थे, और 200 रुपए के किलो अनार, जो कि 4 अनार आए, और इसी तरह उसने मुझे 300 रुपए के किलो अंगूर, जो कि कोई इन्ने से अंगूर थे, वो देखे। जब उसने मेरे मुंह की तरफ देखा तो मैं यकीन करें उस वक्त रूहानी से हो गए। मैं उस वक्त खुद एक शर्मिंदा बना हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली वो होता है ना। मुझे लगता है शफात कि मैं आपको फिर भी उसने अच्छी अच्छी चीज़ें दे दी, चाहे 2, वरना अगर आप 1000 रुपये लेके जाए ना फ्रूट वाले के पास, तो आपको गले सड़े जो फ्रूट होते हैं ना वो दे रहे थे भाई कि ये आप ले लें। लेकिन शफात एक फ़ायदा बड़ा होगा वो उन तमाम तर खिलाड़ियों के लिए अगर आपकी बुरी परफॉर्मेंस देते हैं, या वो तमाम तर लोग जो कि बड़े डूबियस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं कि ना आपको अंडे पड़ सकते हैं ना आपको टमाटर पड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों हो गए काफ़ी महंगे और आवाम को तो वैसे भी तरह निकल ही चुका हुआ महंगाई की वजह से। टमाटर भी तकरीबन 100 को टच कर रहा है एक बार फिर। और अंडे गर्मियों में
अंडे 140 से 150 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि सर्दियों में इनकी कीमत मजीद ऊपर जा सकती है। इसका मतलब ये कि जो हमें सर्दियों में आवाज आती थी ना गर्म अंडे, वो नहीं आएगी दोबारा से। अब वो आएगी तो दोबारा 25 रुपए का 30 रुपए का अंडा हो चुका होगा। लेकिन शफात, इसी अगर हम हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में 26 अशिया जो हैं वो महंगी हुई हैं। अगर मैं आपको अभी रेट बताना शुरू करूँ तो जो टमाटर है वो 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, आलू जो है 50 से 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, और ये हर सब्जी में डलता है। प्याज 60 से 70 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। चीनी की कीमत 95 से 100 रुपए, ये तो यहाँ पे 100 रुपए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे 110 रुपए फी किलो में भी फरोख्त हो रही है। और जो मुर्गी का गोश्त है, बीमार बंदा क्या करे अगर उसको यखनी पीनी पड़ जाए। मुर्गी का गोश्त 280 से अब 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। और हद तो ये है कि गर्मियों में भी, जैसे भी शफात बात कर रहे थे, ये जो अंडे अगर अभी महंगे हो गए तो आप सर्दियों में सोचिएगा कि ये अंडे क्या तिगनी का शफात नाचना चाहेंगे। जी, और खास तौर पे दालें हैं, मतलब अगर आप आजकल आप किसी बंदे को दालें खाता हुआ देखें तो समझ जाएं कि बहुत ही अमीर आदमी है। हाँ। क्योंकि दालें, कुछ दालें तो 260 और 300 रुपए किलो को टच कर रही हैं। लहसुन अदरक की बात की जाए तो वो भी 400 से 500 रुपए को टच करें। हमारे साथ इसके नुमाइंदे मौजूद हैं, लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में हमारे नुमाइंदे अलमास खान मौजूद हैं और कराची से हमें आसिफ खान ज्वाइन कर रहे हैं। इन दोनों मेहमानों को ज़रा खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले अलमास भाई आपकी तरफ आते हैं, बताइएगा जी, लाहौर में आप कहाँ मौजूद हैं और क्या मनाजिर हैं सब्जियों के? शफात, आपने तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा आपने इन्वेस्टिगेशन की है सब्जियों के हवाले से, और आपने लगता है PhD की है, और साथ में मदिया ने भी। अलमास भाई ताज़ा जख्म खोरना है, ये कल शाम का साने है जो हुआ है हमारे साथ। अब बिल्कुल आपने सही बताया। आप तो 1000 रुपये में जाके कुछ कर लेते होंगे और मदिया 500 रुपये में, लेकिन क्योंकि आप लोग मशहूर लोग हैं आपको तो शायद वैसे भी सस्ता दे हमें देखिए ज़्यादा महंगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे लाहौर में मामला डिफरेंट है। यहाँ पे अब मैं आपको ये बताऊं कि ये एक शलजम है। ये शलजम आपको मदिया आपको भी याद होगा और शफात को भी, ये आप बल्कि आपके वालिदैन को जो आपके बड़े हैं, ये हमारे ज़माने में, मैं अपनी बात करूं, जब मैं बचपन में वालिदा के साथ जाया करता था तो ये गाय भैंसों को डाला करते थे ये वाला शलजम। आज ये 120 रुपये किलो है। आप अंदाज़ा कीजिए 120 रुपये किलो। और इसके साथ गोभी बड़ी अच्छी है, बहुत प्यारी है, लेकिन 120 रुपये। जब ये 1 किलो मैं लूँगा तो इसके ये सारी चीज़ें उतरेंगी तो इसमें से तकरीबन कोई 1.5 पाव बचेगी। अंदाज़ा कीजिए ये कितनी। और इसी तरह ये घिया कद्दू, ये भी 120 रुपये किलो। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 120 रुपये से कम है ही नहीं। सेंचुरी ये बहुत सारी सब्जियों ने कर ली हुई है। और जो मदिया आप बता रही थी, हंडिया के जो बुनियादी अज्जा, प्याज, टमाटर और इस तरह की चीज़ें। टमाटर यकीनन जो कराची में आपने बताया 120 रुपये, 120 रुपये ही लाहौर में है। प्याज जो है दर्जा अव्वल का प्याज वो 60 रुपये से लेके 65 रुपये फ़ी किलो है। और जो दर्जा दोम का जो मिक्स है, छोटा बड़ा गीला प्याज, वो 50 रुपये फ़ी किलो है। और इस तरह एक और चीज़ जो मटर है यहाँ पे 240 रुपये किलो है। और ये मेथी, आलू मेथी लोग पकाया करते थे, गरीब लोग के सस्ता काम है, आलू मेथी पका लो। ये 240 रुपये फ़ी किलो है मेथी। 240 रुपये फ़ी किलो तो फिर तो मेरे ख्याल से मुर्गी ना खरीद ली जाए अलमास। ये तो वाकई सेंचुरी, क्या डबल सेंचुरी कर ली सब्जियों ने। पर आसिफ आपके पास आते हैं। आसिफ, बिल्कुल मुझे ये बताएं कराची की क्या सूरत हाल है, और अगर आपकी जेब में इस वक्त 500 रुपये हो तो क्या आज दोपहर का खाना तैयार हो सकता है? इतने पैसे हैं आपके पास इन 500 रुपये में? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। 500 रुपये की तो कोई अहमियत ही नहीं है। खाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल मैं भी फ्रूट लेने के लिए गया था और आड़ू जो है वो बिल्कुल गले हुए आड़ू मुझे मिले थे 200 रुपये फ़ी किलो। तो कराची में भी यही सूरत हाल है। महंगाई जो है उसके असरात कराची में कुछ ज़्यादा ही हैं। अब टमाटर की जिस तरह से आपने बात की, तो टमाटर यहाँ पे भी 100 रुपये, 120 रुपये और 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियाँ हैं, प्याज है, प्याज भी 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। तो हर चीज़, हर सब्ज़ी की कीमत हो, फ्रूट की कीमत हो, दालों की कीमत हो, आटे की कीमत हो, दही की कीमत हो, सब की कीमतों में इजाफा हुआ है। गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ है, जिस तरह मुर्गी की गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ है, उसी तरह बचिया की गोश्त की कीमत में भी इजाफा हुआ है। इदारिया शुमारियात की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई थी कि एक हफ्ते के दौरान 26 ऐसी अशिया खुर्दनोश हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। ज़रूरी अशिया ज़रूरत जो है उनकी कीमतों में, जिसमें दही है और दीगर चीज़ें हैं, गोश्त है। बाकी आपने ही बताया, तो ये
सूरत हाल है, तो कराची की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है दीगर शहरों। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि जो सब्जी हो, फ्रूट हो, तमाम अशिया जो है वो इस वक्त महंगी हो गई है। और एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। या वो फल हो, वो पोल्ट्री हो, वो डेयरी प्रोडक्ट हो, आवाम की दस्तर से तमाम से चीज़ें बाहर होगी। बहुत शुक्रिया जी। लाहौर से मौजूद थे हमारे नुमाइंदे अलमास खान, और कराची की सूरत हाल से मैं आगाह कर रहे थे आसिफ खान और शफात। ये जो अब हालात हो गए हुए हैं महंगाई को लेकर, मतलब पहले चल भाई आप दाल रोटी खा लें, कि ये लोग कहते थे ना जी देखिए हम इतने अमीर तो नहीं है कि बच्ची को दाल रोटी ज़रूर खिला सकते हैं। अब दाल रोटी भी खिलाना किसी आम बंदे की लग्जरी है। हमारे साथ अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमें वक्त देने के लिए। और पहले तो ये बताइएगा कि इतनी गर्मी में अंडे 140 रुपए दर्जन चल रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वालेकुम सलाम मोहतरम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। क्योंकि पोल्ट्री को पिछले 2 साल से मुसलसल लॉस हो रहा था, और उस लॉसेस की वजह से जो है अंडा अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत कम में बिक रहा था, तो काफ़ी फार्म बंद हो गए थे। बंद होने की वजह से, लॉसेस की वजह से बंद कर दिए गए थे, और प्रोडक्शन पीछे कम है और डिमांड जो है वो ज़्यादा है। इसकी वजह से अंडे का रेट जो है वो सर्दियों में क्या अज्यूम करते हैं, सर्दियों में क्या ट्रेंड होगा जी? सर्दियों में आपको अंडे की कीमत कहाँ नजर आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल में अंडे की कीमत मजीद नहीं बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो 1 से 2 महीने के अंदर ज्वाइन कर लेगी और ये रेट जो है वो स्टेबल रहेंगे। तो सर ये साथ में ये भी बताइएगा कि ये जो मुर्गी की भी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तब उसका आप क्यों वो क्यों कंट्रोल से एकदम बाहर होती जा रही है? नहीं मोहतरमा, बढ़ती नहीं जा रही है, ये एक गलत फहमी है। सर आप मेरे साथ निकले, हम आप और मैं साथ चलते हैं मुर्गी खरीदने, सर पता चल जाएगा कितने की मुर्गी आ रही है। मोहतरमा जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैंने कहा ना कि लॉसेस हो रहे थे, फार्म बंद हो गए, लेकिन अब भी मुर्गी जो है वो 250 रुपए किलो गोश्त जो है वो आम जगहों के ऊपर 250 रुपए किलो गोश्त बिक रहेगा। सर आम जगहों के नाम भी बता देना, ये जो आपको लग रहा है कि आम जगह जहाँ पर मुर्गी 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। जी गोश्त बिल्कुल 250 किलो में आप आम जगह से ले सकते हैं, आप जो है जहाँ पर भी जाना चाहें जाके देख लें। 250 रुपए में बहुत ज्यादा रेट है। ये पिछले साल अगर इन्हीं दिनों में देखा जाए तो ये 160 और 180 के बीच में होता था। इस साल सितंबर में ये रेट यहाँ पर मुझे, मैं खुद चूंकि ग्रोसरी अपनी खुद करता हूँ, मुझे इसलिए अंदाजा है। नहीं वो आपकी बात सही है, लेकिन वो लॉस के, मैंने आपसे कहा ना कि लोग लॉस में बेच रहे थे 2 साल से। पोल्ट्री इंडस्ट्री को मुसलसल लॉस हो रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है। डॉलर की कीमत देखें, कीमत बढ़ गई है मुर्गी के गोश्त में। अगर आप इन दिनों में देखें तो क्या थी, आज डॉलर की कीमत क्या है? सर मुर्गी डॉलर से थोड़ी चलती है ना। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 100 रुपए कीमत बढ़ गई है 1 साल के दौरान, इसी महीने टू महीना बात करते हैं, पिछले साल सितंबर में 160 से 180 चल रहा था, इस साल सितंबर में 250 से 280 चल रहा है। इसकी वजह लेकिन आप अगर मोहतरम आप अगर जून और जुलाई में देखें तो वही कीमत थी जून और जुलाई के अंदर थी। सर जून और जुलाई में तो लॉकडाउन था, जून और जुलाई में तो पोल्ट्री का एक बड़ा क्राइसिस था और लोग चूजे तल्फ कर रहे थे, वो तो बात अलग है, लेकिन अब तो वो क्राइसिस ओवर हो गया। जी वो जो चूजे कल किए हैं उनका जो है असर अब आ रहेगा। जाहिर है वो जब कलिंग हुई है लोगों के 35 दिन में चूजा डेवलप हो जाता है, तो 35 दिन के 2 महीने 35 दिन का टाइम होना चाहिए हजरत, 35 दिन का टाइम होना चाहिए प्रोडक्शन को ज्वाइन करने के लिए। 35 दिन में चूजा डेवलप हो जाता है। 2 महीने पहले जो चूजे कल किए गए उसका असर अब आ रहेगा, उसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं। तो अगले 2 महीने में आप देख रहे हैं कि कीमतें स्टेबल होने जा रही हैं? जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सर और ये बताइएगा कि क्या कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये नहीं पता था जब आप लोग चूजे तल्फ कर रहे थे कि जी आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, आगे जाके फिर इसकी प्राइस ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से चीजें स्ट्रेटेजाइज की गई? जब करने होते हैं वो सेल नहीं हो रहे होते, जब सेल नहीं हो रहे होते तो तल्फ किए जाते हैं। चूजा 2 रुपए का सेल हो रहा था और चूजे की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 40 रुपए के करीब है। चूजा 2 रुपए में भी लेने वाला कोई नहीं था, कोई ऐसे कल नहीं करता है या किल नहीं करता है जब तक अगर उसको प्राइस 2 रुपए भी मिल रही थी तो वो 2 रुपए में भी किल कर रहा था। जिस तरह पिछले दिनों सुनिए, पिछले दिनों जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से फार्म्स के ऊपर पहुंचना ही मुश्किल हो गया था, इसलिए भी वो चूजा जो है वो एक दिन अगर उसकी पैदाइश हुई है, उसका हैच हुआ है, तो वो नेक्स्ट डे जो वो डिलीवर नहीं हो सकता है, उसको तल्फ ही करना पड़ता है। और आपको पता है कि कराची में और उसके गिरदो नवा में पूरे पाकिस्तान में ऐसा हुआ
कि 2-3 दिन सही, मुसलसल ठीक है। बात अच्छा, अब्दुल करेंगे। मारूफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा क्योंकि अवाम की मुश्किल सिर्फ यहीं पे नहीं रुक रही है। अब जो अजनास है वो अजनास भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो अवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। और इदारा शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज़ के दौरान दाल, माश, मूंग, मसूर, ये दाल चना की कीमतों में भी इजाफा हुआ। और यही नहीं बल्कि आटा भी काफ़ी महंगा हो गया। और यही वजह जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची होल सेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के चेयरमैन और कमोडिटी एक्सपर्ट अनीस मजीद साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अनीस साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अनीस साहब, ये क्या हुआ एकदम? चले, पोल्ट्री भी एकदम की कीमतें बढ़ गई हैं, उसको भी एकदम पर लग गए हैं, और अब अजनास की कीमतों को भी पर लग गए। मेन रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुख्तलिफ चीज़ों में इजाफा हुआ है, उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। वैसे ओवरऑल आप देखिए तो अवाम वाकई बहुत परेशान है, इतने ज़्यादा रेट्स बढ़ रहे हैं, तो इसमें तो तमाम लोग परेशान हैं और हुकूमत को बहुत इक़दामात लेने पड़ेंगे इसके लिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हमें जो है बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इक़दामात लेने पड़े मुख्तलिफ चीज़ों में। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, हम आपको सुन सकते हैं। अनीस साहब को सुन सकते हैं जी। इसमें जो है मुख्तलिफ चीज़ें, जिसमें आप देखें कि चीनी की जो इजाफा हुआ है उसमें तो आपको पता है पूरा एक बड़ा स्कैंडल है, और इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा स्टेप भी लिया है और कोशिश की है कि उसको सही किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई प्रॉपर अमल नहीं हो सका। चीनी और आटा तो एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर तो चले इंक्वायरीज होंगी जब कभी खुलेगी। दालों को क्या हुआ है? जी हाँ, असल में दालों में ऐसा है कि दालों में जो प्राइसेस है ना, वो दालें हम 70% जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट का जो मैंने शायद पहले भी आपसे बात हुई थी, जो डॉलर इंक्रीज होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइस पे आता है। तो अब भी इंटरनेशनल मार्केट में भी इजाफा हुआ है, और जो अपनी करेंसी है उसको हमारी डीवैल्यू। अच्छा, चले अनीस साहब, ये बात समझ में आती है कि जो इम्पोर्टेड दालें हैं, खास तौर पे मूंग है, मसूर है, ये हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, यहाँ पे इनका कीमतों का 300 के रेंज में रहना समझ में आता है। लेकिन चने की दाल तो पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन है, चने की दाल 160 और 200 की रेंज में चल रही है। ये भी जो है ना, ये ज्यादती बिक रही है, इतना नहीं होना चाहिए। ये चने की दाल जो होलसेल मार्केट में ये 125 रुपए किलो है, और वो 125 रुपए के हिसाब से अगर रिटेल में 135-40 की बिकनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं बिकनी चाहिए। तो ओवरऑल क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? ये बताना। ठीक है, मुजम्मत तो हर कोई कर देता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों हो रही है कोई? अच्छा, ये हुकूमत के में इसमें डीसी साहिबान होते हैं, उनको ये प्राइसेस कंट्रोल करने का इख्तियार होता है, और वो एक लिस्ट जारी की जाती है जिस पे जो है ना जो डीसी साहिबान हैं वो प्राइसेस कंट्रोल करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें मुश्किलात हैं, और जो ओवरऑल जो हमारे होलसेल मार्केट की जो प्राइस है आपको मैंने बताई है, और इसी तरह जो है इंपोर्टेड चीजें हैं उसकी भी जो प्राइसेस हैं वो भी। चलिए सर, इंपोर्टेड चीजें कि आपने कह दिया कि वो डॉलर से एसोसिएटेड है, क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है, वो भी ज्यादा बिक रही है, वो भी ज्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए जितनी बिक रही है रिटेल में। नाजायज मुनाफा लिया जा रहा है रिटेलर्स की जानिब से। जी हाँ, रिटेल ठीक है। अब ये कि ओवरऑल ये चेन में जो है ना मसाइल हैं जिसको गवर्नमेंट हल कर सकती है। अच्छा, थोड़े लोकल प्रोडक्शन के वाले से बात कर लेते हैं, जरा गुड़ की बात कर लेते हैं। मतलब गुड़ एक टाइम था, मतलब 50-60 में मिल जाता था, अब वो भी तकरीबन 90 का मिल रहा है, वो 100 का मिल रहा है। शक्कर लेने जाते वो भी इतनी महंगी हो गई है। जी हाँ, वही चीज़ है ना, वो गुड़ से ही फिर शक्कर बनती है, वो गन्ने से ही गुड़ बनता है, और इसमें कई गवर्नमेंट के मसाइल भी हैं, जो गुड़ बनाने नहीं दिया जा रहा कुछ इलाकों में, और उसको कहा जा रहा है कि गुड़ ना बनाए और चीनी बनेगी। अनीस साहब, मैं थोड़ा सा फिगर्स शेयर कर देता हूँ। 180 रुपए मन मिल की खरीद है। जो लोग मिल को नहीं बेचते और लोकल क्रशिंग करते हैं, वो 120 रुपए किलो बेच रहे हैं गुड़। ये प्रॉफिट का मार्जिन को 3000% समझ में आ रहा है। इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस, कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। सिस्टम इसका होना चाहिए, यही तो अभी जो बात हो रही है कि इसी का सिस्टम बनना चाहिए। अब ये साल जो गुजर गया ना, अब अगले साल के लिए भी अगर सिस्टम नहीं बनेगा तो हमें बहुत ज़्यादा इससे भी इस साल से ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। तो मैं यही समझता हूँ कि अगले साल के लिए अभी से अगर तैयारी ना की गई और प्रॉपर पॉलिसीज ना बनाई गई, जिसमें तमाम प्रॉपर पॉलिसीज की ज़रूरत है और प्रॉपर SOPs होने चाहिए सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ सिद्दीकी साहब और अनीस अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और ब्रेक के बाद हम आपको ऐसे मनाजर दिखाने वाले हैं कि अगर आपके सामने ये जो ज़बरदस्त अंडा पराठा पड़ा हुआ ना, चाय पड़े हुए, टोस्ट, सैंडविचेस जो आप नाश्ते के लिए खा रहे हैं, आप नहीं खा पाएंगे, क्योंकि अब आपको ज़रा दिखाने जा रहे हैं कि कचरा कितना बढ़ता जा रहा है। और यौमी अगर रोज़ के तौर पर देखा जाए शफात तो तकरीबन 12,000 टन तो कराची में जमा हो जाता है, जिसमें से हार्डली 40% ही जो है वो डिस्पोज ऑफ होता रहता है, और बाकी जो सारा कचरा है वो हमें ऐसी सड़कों में नजर आता है मुँह चढ़ाते हुए। और ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं जो भी लाहौर हाईकोर्ट ने बैन की हैं, कराची में बैन की हुई थी, इनका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी से जा ही नहीं रहा। और देखिए हमारी एक्सपायरी डेट आ जाएगी, लेकिन इन कराची जो प्लास्टिक की थैलियों की एक्सपायरी डेट है ये नहीं आने वाली, क्योंकि ये हज़ारों साल जो हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में रहने वाली हैं, जिसका खुमियाजा आपके और मेरी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है, पैकेज तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। अब मसला आपको और मुझे तो समझ में आ गया है, लेकिन इस मसले से भी बहुत बड़ा मसला ये है कि हमें अपने मसले का हल ही नहीं पता कि भाई हम क्या कर सकते हैं। पहले हम जरा बात करेंगे कंपोस्ट की, क्योंकि मेरे सामने मुझे लग रहा है तमाम तर कचरा और मुझे समझ में नहीं आ रही कि यहाँ क्या कर रहा है। जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, बहुत काम करें क्लाइमेट चेंज के हवाले से, नूरुल हुदा दाऊदपुर हमारे साथ है। नूर, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। नूर, मुझे बताएं ये क्या आप घर का कचरा जमा करके बजाय कि आप उसको फेंकें, आप उससे चीजें तैयार कर रही हैं? ये एक फाइनल प्रोडक्ट है कंपोस्ट का। जो हम बात करते हैं कि ये कचरा जो है ये फेंक देते हैं, तो ये एक ऐसा ग्रीन वेस्ट है जिससे हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं। और आप ये देखें कि इसमें कोई स्मेल नहीं है, ये गंदा नहीं है, ये फाइनल प्रोडक्ट है जो कि मैंने खुद बनाया है। जो हम फ्रूट्स खाते हैं उनके छिलके पड़े हुए हैं, सब्जियां जो मेरे ख्याल से घर की कटी हुई आपकी छिलके हैं, सब्जियां, और ये तो मुझे पत्ती नजर आ रही है। पत्ती है, बिल्कुल। ओ, चाय की पत्ती, ठीक है ठीक है ठीक है, वो तमाम चीजें, और साथ में पत्ते भी, ठीक है बिल्कुल। तो अब इसका बहुत सिंपल तरीका है कि आपको चाहिए होगा एक टेराकोटा पॉट, जो कि हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं वो। ये एक स्पेशलाइज्ड कंपोस्ट बिन है जिसके 3 लेयर्स हैं। अगर आपके पास बिल्कुल जिसमें होल्स हैं ताकि हवा इसमें जा सके, एरेनेशन हो सके इसके अंदर प्रॉपर्ली। बहुत सिंपल है। इसके नीचे भी अगर आप देखेंगे तो एक होल है। आपने घर के बाहर से कहीं से आपने ये सूखे पत्ते लिए और उनको श्रेड कर दिया। उनको श्रेड करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कंपोस्ट का जो प्रोसेस है वो श्रेड करने से तेज़ हो जाता है। उसके बाद फिर आपने अपना ग्रीन वेस्ट लिया। ग्रीन वेस्ट आपका होता है फ्रूट के छिलके, पील्स। अच्छा, इस तरह के जब बड़े हैं कोई चीज़, पीसेज हैं, आइडियली उनको आप छोटा छोटा टुकड़ा कर लें, तो वो जो उनका कंपोस्ट का प्रोसेस है ना, जैसे नूर में कर रही हैं, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। उसके अलावा आप देख सकती हैं कि यहाँ पे बस पत्ती भी है। अगर आप घर की पत्ती जो है वो कंपोस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जब एक बार अगर आप मिक्स चाय बनाते हैं तो उसमें से दूध थोड़ा सा निकाल लें, मतलब छन्नी में ही हल्का सा पानी डाल दें ताकि दूध थोड़ा सा निकल जाए। आपने वो भी इसमें डाल दिया, सही। उसके बाद फिर आपके पास और ग्रीन वेजिटेबल वेस्ट है। ये सारे छिलके हैं जो घर में होते हैं, वो आपने वो डाले। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा, अगर आपके पास कोई कंपोस्ट है तो वो डाल दिया। अगर कंपोस्ट नहीं है आपके पास तो किसी भी गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेके डाल दें, क्योंकि इससे ये होगा कि कंपोस्ट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसके ऊपर आपने फिर से पत्तों की क्लियर कर दी। तो मरिया, हमने कंपोस्ट की तो बात कर ली कि कैसे हम लोग अपने घर का ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको कंपोस्ट बना सकते हैं, हम लोग कैसे ट्रैश को ट्रेजर बना सकते हैं। अच्छा, अब आपने और मैंने ये तो सीख लिया कि किस तरीके से हम अपने घर के जो 40% जो कचरा होता है रोज़ाना की बुनियाद पर उसको कंपोस्ट कैसे कर सकते हैं, और बाद में इसको कंपोस्ट करके खाद तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके और मेरे, हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। हमारा कचरा कम से कम हो और एक तरह से हम ज़ीरो वेस्ट जो है लाइफ उस पर चले जाएँ। तो नूर, इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं? सो मतिया, बेसिकली इसके अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डिसाइड कि मुझे प्लास्टिक यूज़ नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैश बैग्स हैं, ये फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक तो जो प्लास्टिक की थैली में आप फ्रूट और वेजिटेबल हमेशा जब वापस लेकर आते हैं, हाँ। तो उसमें जो है वो प्लास्टिक की थैली में सफोकेट भी करते हैं। ओके। और वो जल्दी ख़राब होते हैं। तो अगर आप इस तरह की किसी थैली में या किसी चीज़ में लें जिससे हवा लगती रहे, तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए बहुत अच्छा होगा और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। इसके अलावा इसमें आप दाल ले सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं आराम से। और
अगेन प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं। सही, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप स्टोर पे जाते हैं और आपके पास ऑप्शन है तो जस्ट प्लीज़ ट्राई एंड सेलेक्ट ग्लास बॉटल ओवर प्लास्टिक बॉटल्स। बहुत सिंपल तरीका ये है कि जो हमारे टूथब्रश होते हैं वो हर 3 महीने में लोग चेंज कर रहे होते हैं, 2 महीने में लोग चेंज कर रहे होते हैं, और वो प्लास्टिक ब्रशेस टूथब्रशेस जो हैं वो हज़ारों साल तक इन्वायरमेंट में रहेंगे। ये बैम्बू टूथब्रश है, आप इसको यूज़ करें और जब आपको लगे कि आपको नया ब्रश लेना है आप इसको सिर्फ यहाँ से काट दें और ये आप आराम से कंपोस्ट कर सकते हैं। इतना पार्ट्स का आराम से कंपोस्ट हो सकता है। मसवाक ईजीली अवेलेबल है, पूरे पाकिस्तान में आपको ईजीली अवेलेबल है, एंड मैंने खुद यूज़ किया है। इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू यूज़ और इसके बहुत सारे फायदे हैं, आपको पता होगा कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉज हैं, हर साइज़ में ही अवेलेबल है। और मैं ये बात बार बार मेंशन करती हूँ कि अक्सर लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में ऑनलाइन अवेलेबल हैं, डिफरेंट जगहों पे अवेलेबल हैं और बहुत सस्ती हैं। एक बार आप यूज़ कर लेंगे, साथ में ब्रश आता है, इससे आप इसको साफ़ करें क्योंकि हाइजीनिक होना चाहिए, राइट। हम लोग अक्सर जो है वो प्लास्टिक पाउचेस यूज़ कर रहे होते हैं, स्टोरेज के लिए जिप लॉक यूज़ कर रहे होते हैं। आप ये एक दफ़ा लें, ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा होगा ये उनसे, लेकिन फिर ये आप 1000 बार यूज़ कर सकते हैं। और उसको आप, ये जो एयर टाइट है इनका, ये जो प्लास्टिक वाले जिप लॉक्स होते हैं उससे बेहतर एयर टाइट है। अच्छा नूर, मैंने सुना आपकी रेस्टोरेंट से बड़ी लड़ाई हो जाती है क्योंकि आप उनके सामने ये ले जाती हैं, ये क्या रीज़न है? बिल्कुल, ये जो है ये कहीं भी आप जाएं आपको टेक अवे लेना, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो अपने बर्तन साथ लेके जाती हैं। जी बिल्कुल। तो रीजन क्या है? यही रीजन है। प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर जो कि मैं मेरे ख्याल में कितने आधे घंटे के लिए यूज करूंगी या 20 मिनट के लिए, कि आपने रेस्टोरेंट से लिया और फिर आपने गाड़ी में रखा और आप घर चले गए और फिर वो कचरे में जाएगा, वो हजारों साल तक एग्जिस्ट करेगा। मदिया, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग टी बैग सब लोग यूज़ करते हैं। बिल्कुल। और हम लोग सोचते भी नहीं है कि टी बैग्स की जो लाइनिंग होती है वो प्लास्टिक से बनी हुई है, वो जो बारीक सी होती है। बिल्कुल। अच्छा। तो हमें लगता है कि वो कपड़ा है लेकिन वो प्लास्टिक से बना हुआ है, और हम लोग जब उसको गर्म पानी में डालते हैं तो वो हज़ारों माइक्रो प्लास्टिक्स हमारी चाय में रिलीज़ करता है। ओके। सो एवरी टाइम वी आर हैविंग अ कप ऑफ टी, हम लोग माइक्रो प्लास्टिक्स पी रहे हैं साथ में। ठीक है, सो फिर उसके लिए हमारे पास मुतबादिल आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी अगेन पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। इसमें आपने पत्ती डाली, इसको आपने लॉक कर दिया और वैसे ही आपने डिप किया, उसके बाद जब आपने यूज़ कर लिया इसको वॉश कर लिया। थैंक यू सो मच नूर जी। नूर ने आज हमें बताया कि जिस मसले के हल की तलाश हम बात कर रहे थे, जनाब यकीन माने कचरे का मसला मुझे लगता है कराची में रहना है, क्योंकि पता नहीं कचरा कोई उठाए या ना उठाए, लेकिन आप और मैं मिलकर अपने घर का कचरा और अपनी ज़िंदगी से कचरा जो है वो बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। ओवर टू द स्टूडियो। बहुत ज़बरदस्त जनाब। और अब एक खबर शेयर करते चलें आपके साथ कि आमदन से ज़ायद सजात केस में शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत पर जो दरख्वास्त की समाअत है उसके लिए शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। एक बार फिर बताते चलें, शहबाज शरीफ आज अपनी पेशी के लिए अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। और यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, हेडलाइंस ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आए, हम यहीं पर मौजूद हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा के राउंड 2 में, जिसमें हम पहले तो बात करेंगे ज़रा बिजनेस सेक्टर में, क्योंकि 2 सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के, बल्कि 3 सेक्टर्स हैं जहाँ से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। नंबर 1 इज़ डेफिनेटली हाउसिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, नंबर 2 इज़ बैंकिंग एंड नाउ नंबर 3 इज़ टेक्सटाइल। इन तीनों सेक्टर्स में बड़ी अच्छी तब्दीलियां आ रही हैं। तब्दीलियां मतलब एक्टिविटी बड़ी अच्छी है। शफात बड़ा, लेकिन देखें ना कि हमारी जो कॉटन की पैदावार है समाओ, क्योंकि मैंने पिछले दिनों देखा कि वो बड़ी मुतासर हुई है, तो ये बड़ा टास्क बनेगा कि जो उनको तमाम तर जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आया उनको कंप्लीट भी कर सकेंगे या नहीं। यस, तो मेरे ख्याल में विदाउट मच अडू नजर डालते हैं इस घंटे की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी, रिकॉर्ड तरसीलात ज़र के बाद रवा माली साल के मुसलसल दूसरे महीने जारी खातों का तवाज़ुन सरप्लस। जुलाई अगस्त में करंट अकाउंट सरप्लस 80 करोड़ 50 लाख डॉलर तक जा पहुंचा। भारत और बांग्लादेश में कोरोना वबा बेकाबू होने के बाद पाकिस्तान के गारमेंट सेक्टर्स में ऑर्डर्स की बारिश। अलबत्ता कपास की कमी से टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को धागे की किल्लत का सामना है।
भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों पाकिस्तानी खानदान के 11 हिंदू अफराद के कत्ल के खिलाफ भारतीय हाई कमीशन के सामने आज एहतजाजी धरना दिया जाएगा। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवाना। और पाकिस्तानी तालिबा अस्वा ज़ैनब मजमून नवीसी का आलमी मुकाबला जीतकर अक़वाम मुत्तहिदा के यूथ पैनल में शामिल हो गई। जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। बाखबर सवेरा के लिए अस्वा खुसूसी गुफ्तगू आज आपके साथ शेयर करेंगे। जी, और अभी सबसे पहले आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आज़म सलीम बाजवा की मुलाकात हुई है, जिसमें पंजाब में सीपैक के तहत जारी मंसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत हुई है। पंजाब में सीपैक प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार तेज करने पर इत्तफाक भी हुआ है और शोबा ज़राअत की पायदार तरक्की के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल हुआ है। ज़रूरी शोबे के फ़रोग़ के लिए रिसर्च पर मज़ीद फोकस किया जाएगा। इत्तफाक फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए नए बीज पैदा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। और अब बात करते हैं जनाब माशी सरगर्मियों से मुताल्लिक, और बैक टू बैक मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। और पहले खबर आई जनाब के तरसीलात ज़र यानी कि जो रेमिटेंसेस आती हैं बैनुल-अक़वामी रेमिटेंसेस, उनमें पिछले महीने भी इजाफा हुआ, इस महीने भी अब इजाफा देखने में आया है। और दूसरे महीने जारी खातों का तवाज़ुन सरप्लस में आया, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट के आने के बाद सबसे बड़ा मसला करार दिया जा रहा था। इसका वॉल्यूम 2 साल पहले तक 18 अरब डॉलर था और अब ये रिड्यूस होकर सरप्लस हो गया। बिल्कुल जी, और इसको पीटीआई हुकूमत की बड़ी कामयाबी भी तस्वुर किया जा रहा है। जुलाई अगस्त की अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट सरप्लस 80 करोड़ 50 लाख डॉलर पर आ गया, जो कि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 29 करोड़ 70 लाख डॉलर के साथ जो खसारे में था। गुज़िश्ता साल अगस्त में 60 करोड़ 10 लाख डॉलर खसारे का सामना था। और मरकज़ी बैंक के ज़राए ये कहते हैं कि करंट अकाउंट बैलेंस में बेहतरी बरामदात में मुसलसल बहाली हुई है और रिकॉर्ड से ज़्यादा तरसीलात ज़र की बदौलत है, जबकि स्टेट बैंक और हुकूमत की जानिब से मुतादिद पॉलिसीज़ और इंतज़ामी इक़दामात ने भी सपोर्ट फराहम की है। और रवां हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़रूरी पॉलिसी का ऐलान भी किया है और आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद की 7% की सतह पर बरकरार रखने का भी फैसला किया गया है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे क्योंकि मुसलसल ये तीसरा है कि जो हमारे तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। खुरम, वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो खुरम ये बताइएगा कि इट्स कंसेक्टिवली 3rd मंथ है कि हमारे जो तरसीलात ज़र से मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मेन रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, तरसीलात ज़र में इजाफे का एक कंसर्न भी बहुत बड़ा है कि शायद पाकिस्तानी जो है मिडल ईस्ट से छोड़ के आ रहे हैं या फिर जो है सऊदी अरेबिया से, यूएई से और जो दूसरे मेजर कंट्रीज है जहाँ से 60% तक हमारी जो है वो रेमिटेंसेस का हिस्सा बनता है। यानी कि जितनी दुनिया में रेमिटेंसेस हमारे यहाँ आती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी भेजते हैं, उसका 60% सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन इन सबको मिला के बनता है। तो एक खदशा ये है कि जो कोरोना आया था उसमें जो नौकरियां गई हैं उसकी वजह से लोग जो है अपनी सेविंग्स बेच रहे हैं। दूसरा बड़ा जो है वो फैक्टर है हवाला हुंडी का, जो कि जब एयरलाइंस बंद हो गई थी उसके बाद जो है आपका जो हवाला हुंडी है या बॉर्डर्स बंद हो गए थे उसके बाद हवाला हुंडी ऑफिशियल चैनल से आना, उसका एक पोर्शन ऑफिशियल चैनल से आना शुरू हो गया था। ये 2 बड़े फैक्टर्स है जिसकी वजह से रेमिटेंसेस में कहा जाता है इजाफा हो रहा है। अब रेमिटेंसेस जो लास्ट मंथ की गई है वो 24% डिक्लाइन था पिछले महीने के मुकाबले में, ये कोई नहीं दिख रहा, यानी कि अब ऐसा नॉर्मलाइज हो रही है चीज़ें। तो एक तो ये फैक्टर है कि रेमिटेंसेस ने आपके करंट अकाउंट को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट किया है। दूसरी बात ये है जो ट्रैवल था वो कम हो गया था बढ़िया, पिछले 3-4 महीनों 5 महीनों में ट्रैवल के जो आउटफ्लो होता है वो भी कम हो गया, हज और उम्रे के जो आउटफ्लो होते हैं वो भी कम हो गए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी करंट अकाउंट जो है वो बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन देखिए ये मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स होते हैं या फिर फिस्कल डेफिसिट्स होते हैं, यानी कि अपना जो खसारा रेवेन्यू का और अखराजात का होता है, ये कोई सेलिब्रेशन इस तरह से नहीं होती कि जी ये पॉजिटिव हो गया तो बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब है ग्रोथ भी नहीं है आपके यहाँ। तो ये टूल्स होते हैं जिसकी वजह से कोई चीज़ अचीव की जाती है। ये इन इटसेल्फ कोई गोल्स नहीं होते कि जी ये बस अचीव हो गया तो बड़ा खुशी का जो है मौका है। अभी हमें देखना होगा कि इसकी वजह से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है। गोल्स भले नहीं है लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस किसी हद तक अब तवाज़न में आ गया है, पलड़ा कम से कम इक्वालिटी में आ गया, अब वो गैप इतना शदीद नहीं रहा।
दूसरा बड़ा सेक्टर जिसके तरफ हमने प्रोग्राम के शुरू में इशारा किया वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसमें और ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी की कीमतों में गुज़िश्ता 2 माह से ज़बरदस्त अप्रिसिएशन देखने में आई है। कुछ जगहों पे तो 30 से 40% कीमतें बढ़ गई हैं। इसकी क्या वजह? देखिए, प्रॉपर्टी का आपको याद होगा कि एमनेस्टी दी गई है कि जी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें और उसमें टैक्सेस भी आपको कम होंगे। डेवलपर्स और बिल्डर्स के लिए जो है वो बहुत एक छूट दी गई कि आप आएं और इन्वेस्ट करें, आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो ये तीसरी मेरे ख्याल में एमनेस्टी है इस गवर्नमेंट की जो कि दी गई है, और उसकी वजह से ऑफ कोर्स प्राइसेस में इजाफा होना था। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट के ऑप्शंस भी आ रहे हैं प्रॉपर्टी के, वो भी एक टाइमली चीज थे। अब ये हम भाई डिबेट एक तरफ करते हैं कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है एमनेस्टी देना। ऑफ कोर्स टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी बात नहीं है जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, पर इसकी वजह से शफात इजाफा हुआ है प्रॉपर्टी प्राइसेस में, जो कि जो है वो हम कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन जो है डेफिसिट कंट्री है हम। तो यहाँ पे ये साथ में भी बताएगा कि जो शरह सूद में अब जो कमी कर दी गई है, अर्लियर इन मार्च इट वाज 13.25 और उसके बाद अब 7 पर आ गया, और ये कहा जा रहा है कि मजीद भी अगर कोई लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी इसको 5 पे ले आएंगे। आम आदमी के लिए कितना ये मुफीद है? देखिए, आम आदमी के लिए शरह सूद में कमी होना डायरेक्टली इम्पैक्ट ऐसा नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर शरह सूद कम होती है मदिया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस होते हैं। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है ना, मैं बैंक जाता हूँ और मुझे जो है कोई कर्जा मिलता है, आप अपने बैंक से पैसे निकालेंगे, बिल्कुल जी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो सेविंग्स करते हैं लोग, उनके लिए नुकसान होता है। जो बैंक में पैसा रखते हैं या सेविंग स्कीम्स में पैसा रखते हैं, उनके लिए सेविंग्स में कमी आती है। लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट हो, फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बाद आपकी अर्निंग्स बढ़े, फिर आप वेरी गुड पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया जी खुर्रम शहजाद। प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक एमनेस्टी देने के बाद ये तो ज़रूर हुआ है कि लोगों ने अपना सरप्लस पैसा प्रॉपर्टी में दफन ज़रूर कर दिया। इसको दफीने कहा जाता है माशियात की ज़ुबान में। दफीनों में पैसा ज़रूर गया, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई। ये पैसा किसी इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता था, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है एक सेक्टर में। बात कर रहे हैं हम टेक्सटाइल सेक्टर की, जिसमें कुछ दिनों से खासतौर पर गुज़िश्ता 2 माह से जबरदस्त एक्टिविटी। अच्छा शफात, लेकिन उससे पहले टेक्सटाइल बिजनेस, क्योंकि अभी हम फॉर्म से बात कर रहे थे, उन्होंने सेविंग स्कीम्स के वाले से बात भी की। चले ठीक है, अगर कोई बंदा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो ऑफ कोर्स वो, क्योंकि शरह सूद भी कम हो जाएगी, 5% पे आ जाएगी। लेकिन आई बिलीव जो सेविंग स्कीम्स हैं इसको इससे थोड़ा बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने रिटायरमेंट के बाद सेविंग स्कीम्स के थ्रू ही जो है वो अपना घर बार चलाते हैं। तो जैसे जैसे शरह सूद कम होती जाती है तो नुकसान उनके लिए भी होता है। एग्जैक्टली जी। और मेरे ख्याल में इस वक्त डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे कितना, 1 लाख रुपए पे 600 रुपए मिल रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी का जीपी फंड या अपना प्रोविडेंट फंड उठा के जो है वो नेशनल सेविंग्स में लगाया था, वो बड़े परेशान है। तो गवर्नमेंट से दरखास्त है कि जरा जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी जरा एक रिलीफ पैकेज, एक एक्सक्लूसिव शरह सूद रखी जाए। आगे बढ़ते हैं जी, और टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, जहां पर खबर ये है कि चूंकि भारत और बांग्लादेश में कोरोना वबा फैली है, बहुत ज़्यादा उसका जोर आया है, इसके बाद से बड़ी तेजी से अब वो ऑर्डर जो पहले भारत और बांग्लादेश जाते थे वो डाइवर्ट हुए हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड कंबोडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ, और इन दोनों इंडस्ट्रीज को अब धागे की कमी का सामना है। बिल्कुल शफात, ये अब और इसका फ़ायदा हमने देखा कि किसी हद तक पाकिस्तानी मार्केट को भी हो रहा है। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि मुल्क में जो कपास की कमी की वजह से जो गारमेंट सेक्टर है उसको, जैसे शफात ने बात की कि धागे की शदीद किल्लत का सामना, सनतकारों के बकौल गारमेंट सेक्टर को मिलने वाले ऑर्डर्स के लिए दरकार खाम माल खुसूसी तौर पर धागे की कमी ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है। और अब साथ में खदशा भी ये है कि कॉटन कहीं नापैद होती गई तो मटीरियल का टारगेट भी पूरा नहीं हो पाएगा। बरामद कुंदकान कहते हैं कि अगर हुकूमत ने फौरी इकदामात ना किए तो ना सिर्फ मुसाफकती ममालिक के ऑर्डर्स पाकिस्तान मुंतकिल होना जो है वो रुक जाएंगे, बल्कि मकामी सनतकार मुस्तकिल ख़रीदारों से भी हाथ धो बैठेंगे। और इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं वाइस चेयरमैन एप्टमा नवीद गुलजार साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। नवीद साहब, ये बताएगा कि गारमेंट्स की ऑर्डर्स की तैयारी से जो ऑर्डर तेज़ी से पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, लेकिन समहाउ दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि कपास में भी शदीद जो है वो कमी का सामना करना पड़ रहा है। कितना बड़ा नुकसान हो सकता है हमारी गारमेंट्स की और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इससे? देखिए, इस तरह है कि जो कपास है वो बारिशों की वजह से सिंध में कपास की पैदावार काफ़ी मुतासर हुई है, कुछ और पैदावार जो है वो पंजाब में मुतासर हुई है। जो फिगर्स आए थे PCGA ने रिलीज़ किए थे लास्ट, उसमें 44% कंपैरेटिव पीरियड पे उन्होंने कहा है कमी में हुई है कॉटन की।
वो जो कॉटन की कमी है वो नेचुरली, इसका मतलब है जब कॉटन की क्रॉप लेट क्रॉप या शॉर्ट क्रॉप होती है तो नेचुरली क्रॉप उस साल कम हो जाती है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये तकरीबन कोई 8.5 से 9 मिलियन बेल से ऊपर शायद पाकिस्तान में पैदावार ना हो सके। अगर नहीं होगी तो इम्पोर्ट की पर जाना पड़ेगा। इस साल एक चीज़ अच्छी हुई है कि कुछ पिछले सालों में ये होता था कि जो इंपोर्ट है वो कोई जाके जनवरी के मिड में या फरवरी में अलाउ होती थी। तो इस साल इंपोर्ट ऑफ कॉटन अलाउड है फुल ईयर में। तो होपफुली जो सनतकार हैं वो कपास बाहर से भी उठवाएंगे और जो कमी है वो पूरी होती रहेगी। अब सर ये बताइएगा कि गैस क्राइसिस जो है वो बिल्कुल इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर। अगले महीने से गैस शॉर्टेज शुरू हो जाएगी और ख़ास तौर पे कपास की बड़ी इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल की बड़ी इंडस्ट्रीज़ सुई नॉर्दर्न के पास हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो मुतासर होंगे। कैसे उसको ओवरकम करेगी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री? We had a meeting with advisor to Prime Minister on Petroleum नदीम बाबर साहब इस दिस सैटरडे। उन्होंने ये सारी पिक्चर जो है वो एप्टमा के सामने पेश की थी कि कैसे कैसे गैस की शॉर्टेज होनी है। तो और उन्होंने अपना प्रोग्राम भी दिया था कि कैसे वो गैस को दोबारा बाहर से इंपोर्ट करके ये जो कमी है वो पूरी करने की पोजीशन में होंगे। एक चीज़ जो उन्होंने बताई थी कि तकरीबन 100 से 150 MMCDF मज़ीद गैस की इंपोर्ट हो सकती है अगर सिंध वाले जो है राइट ऑफ वे, कोई शायद उनका 5 किलोमीटर का राइट ऑफ वे है, वो अगर सिंध हुकूमत जो है वो राइट ऑफ वे SSGC को दे दे तो पाइपलाइन बिछा देगी और वो सिस्टम के अंदर गैस आ जाएगी। तो होपफुली द टीम इज़ वर्किंग, द प्राइम मिनिस्टर टीम इज़ वर्किंग ऑन इट। तो इंशाल्लाह ताला कमी तो शायद अगर ये सब चीज़ें इफ़ पे हैं, लेकिन अगर ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो पाता और ये चपकलिश बरकरार रहती है, कितनी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, कितने लोग बेरोजगार हो सकते हैं? देखिए बेरोज़गारी 100 से 150, एक्चुअली बेरोज़गार तो शायद कम लोग होंगे क्योंकि हमें फिर क्या होगा कि बिजली पे आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ नवीद गुलजार साहब मौजूद थे कि कम से कम ये ज़रूर होगा कि बेरोज़गारी उस तरह से नहीं होगी जैसे हम देखते थे कि एक ज़माने में जब टेक्सटाइल पे क्राइसिस आया था तो फैसलाबाद में लोग अपनी पावर लूम्स जो हैं वो वज़न के हिसाब से बेच रहे थे। लेकिन इस साल ऐसा लगता है कि इम्कान ऐसा नहीं है। अगर गैस क्राइसिस आए तो ये इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करके अपने बॉयलर चलाते रहेंगे और बॉयलर इज़ द की फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और शफात दूसरा है कि फिर इसे देखेंगे कि उसकी मतलब ठीक है पैदावार तो मुतासर नहीं होने देंगे, लेकिन प्राइस की फिर बात आ जाएगी, प्राइसिंग उससे बढ़ जाएगी। दूसरा ये भी देखना है कि अब जो नेक्स्ट जो आने वाली कपास की जो फसल है वो एग्जैक्टली उसको कब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। खैर जी, अब बताएं आपको कि पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़ है। कल से हम पाकिस्तान की जो बेटियां हैं, आज भी हमने आपको कस्बा कॉलोनी की 2 पाकिस्तान की बेटियां दिखाएंगे, कितने ज़बरदस्त तरीके से अपने अब्बा के साथ इलेक्ट्रिशियन का जो काम है बखूबी तरीके से सर अंजाम दे रही हैं। और अभी हम आपको लाहौर लेके जा रहे हैं जहाँ कैम्ब्रिज की तालिबा असवा ज़ैनब ने मजमून नफीसी यानी कि ऐसे राइटिंग के आलमी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। असवा ज़ैनब मुकाबला जीतने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन तालिबा हैं और अब उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर आला सतह के यूथ समिट के लिए भी मुंतखब कर लिया गया है। ARY के नुमाइंदे हसन हफीज़ इस वक्त असवा के साथ मौजूद हैं। सो ओवर टू यू हसन। बिल्कुल, पाकिस्तान की एक और तालिबा ने इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। मजमून नवीसी के मुकाबला जात हुए हैं। 76वीं बैनुल-अक़वामी जो एनिवर्सरी है यूनाइटेड नेशंस में, पूरी दुनिया से 3 अफराद सेलेक्ट हुए जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली उसवा ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या टॉपिक था जो आपको दिया गया था और आपने वो ऐसे लिखा और उन्होंने उसे सेलेक्ट कर लिया? जी, उसका टॉपिक था अ मॉडल यूनाइटेड नेशंस फॉर अ मॉडल वर्ल्ड, विच बेसिकली आस्क्ड अस कि हम कैसी दुनिया, हम क्या समझते हैं कि एक आइडियल दुनिया कैसी है। इट्स अ ग्रेट ऑनर कि एक तरफ मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर UN में फ़िज़िकली बात कर रहे होंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान की यूथ की तरफ से मैं ऑनलाइन बात कर रही होंगी। तो क्योंकि मैंने एम्प्लॉयमेंट का स्टांस आज उठा दूँगी, उस दिन मैं बेसिकली क्लाइमेट के ऊपर सवाल उठाऊँगी। किस तरह हमें समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज इज़ दिस मॉन्स्टर दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। इंटरनेशनल पीस डे है ना, तो मैं उनको ये बताऊँगी कि ले मैन के लिए, एक आम बंदे के लिए, डेवलपिंग कंट्री के किसी आम शहरी के लिए पीस का मतलब है रोटी, कपड़ा और मकान। ज़ैनब पुरजोश हैं और ये ख्यालात रखती हैं कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनको किस तरह से इंटरनेशनल लोगों तक पहुंचाया जाएगा।
थैंक यू सो मच जी। हसन हफीज़ असवा ज़ैनब के साथ मौजूद थे। असवा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू बच्चा। अल्लाह करे आप ऐसे ही आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते चलें। लेकिन शफात, अब हम नाम रोशन करने के वाले से बात करें तो रोशनियों वाला शहर जिसको कहते हैं कराची, वहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं वो समहाउ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी आपने देखा था ना बारिश में कितनी तबाही मचाई थी हमारे एरिया में। अच्छा, बारिश को भी हुए तकरीबन अब शफात को 3-4 हफ्ते वो ऑलमोस्ट होने वाले, एग्जैक्टली 1 महीना हो चुका हुआ है। लेकिन उसके बावजूद वो बारिश की वजह से जो सड़कों को नुकसान पहुंचा वो जूं का तू है। और बहुत सारी जगहों पे शफात अब तो वो पानी खड़ा हुआ है, वहाँ तो मच्छरों ने माज गायें बना ली हैं, कॉलोनीज बन गई हैं, मच्छर कॉलोनीज डिफरेंट किस्म की। बहुत सारे इलाकों में अभी भी जो सीवेज का निज़ाम बारिश की वजह से मुतासर हुआ था वो अभी तक बहाल नहीं हो सका। और अभी भी कराची के कई इलाकों में पानी खड़ा है और उसकी वजह से पेट के अमराज, खास तौर पे पेट के अमराज में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में टाइफॉइड के लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें से बेशतर मुतासरीन बच्चे हैं। इनमें से बाज़ MRD यानी कि मल्टी ड्रग मज़ाहमत टाइफॉइड के अलामात मौजूद हैं। यानी ये टाइफॉइड की सबसे एग्रेसिव किस्म है जिसमें कोई दवा असर नहीं करती। बहुत से मरीजों में एग्जैक्टली बहुत से मरीजों में मैदे और जिल्द के इन्फेक्शंस भी सामने आ रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि बारिश के बाद शहर के मुतादिद पसमानदा इलाकों में अभी तक पानी का निकास नहीं हो सका। बिल्कुल शफात, और मुख्तलिफ जगहों पे सीवेज का ये पानी भी मौजूद है, जिसकी वजह से वही हम बात जो कर रहे थे कि मच्छर और मक्खियों की बेपनाह अफजाइश भी हो रही है। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल फिजिशियन माहिर डॉक्टर सुलेमान। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मल्टी ड्रग मुज़ाहमत टाइफाइड की अलामत के साथ मरीज़ अब आ रहे हैं, अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, कितनी ख़तरनाक बात है ये? और क्या इस वक्त जो शहर में सफाई की हालत है, क्या गुजरते वक्त के साथ साथ हम देखेंगे कि मरीज़ों में अल्लाह न करे मज़ीद इजाफा होगा? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये टाइफॉइड जो बीमारी फैलती है ये गंदगी की बीमारी है, गंदे पानी से होती है। कंटामिनेटेड वाटर अगर आपके पीने के पानी में जाए या खाने में इस्तेमाल हो, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ देखिए, टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है। खतरे की बात यहाँ ये है कि एंटीबायोटिक्स का मिस यूज और उनका गलत यूज, उनका ज़रूरत ना होने के वक्त उनको दे देना, प्रिस्क्राइब कर देने की वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, जिसकी वजह से टाइफॉइड जैसी एक बीमारी जो कि नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक हो जानी चाहिए थी वो अब ड्रग रेजिस्टेंट हो चुकी है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत एक क्या किया जा सकता है? क्या इसकी कोई वैक्सीनेशन हो सकती है कि बच्चों को ऐसे टाइफॉइड से जो ड्रग रेजिस्टेंट है उससे उनको उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा की जा सके? जी, वैक्सीनेशन बिल्कुल है, लेकिन वैक्सीनेशन से एक स्टेप पहले अगर हम आए और हम अपनी हाइजीन के ऊपर जोर दें, स्पेशली कंसिडरिंग आजकल के करंट सर्कमस्टांसेस, जब एक पेंडेमिक ऑलरेडी फैला हुआ है, हैंड वॉशिंग और पीने के पानी को उबाल के इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अगर जो भी पानी है टैप वाटर ना यूज किया जाए, आप पानी को पतीले में ले, उसको बॉईल करके इस्तेमाल करें। अपने वाटर टैंक्स में क्लोरीन टैबलेट्स डालिए, फिटकरी का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, गलत एंटीबायोटिक्स या बगैर जरूरत के, और दिस इज टू माय फेलो डॉक्टर्स आल्सो के प्लीज डोंट प्रिस्क्राइब और ओवर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जरूरत नहीं है तो अच्छा, मैंने मुझे ये बताएगा कि अभी आपने बोला कि हमारे यहाँ तो कराची में बहुत, आपको पता है कंक्रीट का जंगल है, लोग एक मतलब अपार्टमेंट्स जो हैं भरे पड़े यहाँ पर, तो बड़ी कम जगह होती है, वहाँ पे लोग कैसे ख्याल कर सकते हैं? क्योंकि ये तो वायरल भी बताया जा रहा है, बहुत सारे से बुखार है जो कि वायरल हैं। देखिए, वायरल बुखार जो है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है दवाई की। नॉर्मल पैनाडोल से बुखार आपका टूट सकता है, वो आप साफ सुथरे हैंड वॉशिंग कीजिए, पीने का पानी को साफ रखिए, अपना बॉईल करके इस्तेमाल कीजिए, मिनरल वाटर यूज कर सकते हैं तो कीजिए, वरना बॉइलिंग इज गुड इनफ। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, अगर तो ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हाँ वो जरूर एंटीबायोटिक से ठीक होती है, लेकिन वो देख के लेनी होती है प्रॉपर टेस्टिंग के बाद। इवन इफ यू लिव इन एन अपार्टमेंट, डजंट मैटर, आप सब्जियां धो के इस्तेमाल कीजिए, फ्रूट अपना धो के इस्तेमाल कीजिए, खाना अच्छी तरह पकाइए, हाथ बार बार धोइए। जो किचन में काम करने वाली हैं या वाले हैं, वो रोटी पकाने से पहले साबुन और पानी से हाथ अच्छी तरह धोइए।
बर्तन साफ सुथरे रखिए, अपनी कुकिंग की जगह को साफ रखिए। हाइजीन मेन चीज है जिसके जरिए इन तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महरीन सुलेमान हमारे साथ मौजूद थी और वो बता रही थी कि इस टाइफॉइड के हवाले से जो कि अभी नया स्पोरेडिक फैल रहा है, वजह तो उसकी यही है क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिल्कुल, और शमात खुद से डॉक्टर के मशवरे के बगैर हम एंटीबायोटिक्स और तमाम तर वो जो हमने घरों में एक डब्बा बनाया होता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अजियात मौजूद होती हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा जी बच्चे को मोशन हो गया इसको ये दवाई दे दो, वॉमिट हो रही है इसको ये दवाई दे दो, बुखार हो गया इसको ये दवाई दे दो। नहीं जी, आप डॉक्टर नहीं है, इसके लिए डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर्स के पास जाए, वही आपको दवाई जो है वो तजवीज़ करेंगे। ओनली देन यू कैन यूज़ इट, वरना आपकी बॉडी जो है वो इन मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगी। एक अहम खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां नैब पेशावर ने साबिक DFO और JUIF के रहनुमा मूसा खान को गिरफ्तार कर लिया है। मूसा खान को गुज़श्ता रोज़ मतने में गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें पेशावर में एहतसाब अदालत में पेश किया जा रहा है। मूसा खान JUIF की मरकजी काउंसिल के रुकन और तहसील पहाड़पुर के अमीर हैं। और अब यहाँ पर लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों पाकिस्तानी खानदान के 11 अफराद के कत्ल के मामले पर अब हम इस वाले से बात करेंगे और इस अफसोसनाक वाक़े और भारतीय हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी धरने के लिए काफिला घोटकी में जमा होने के बाद अपनी मंजिल जो कि इस्लामाबाद उसकी तरफ रवाना दवा है, जिसमें 20 से ज़ायद बसों पर मुश्तमिल काफिले में मर्द, खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद जो है वो शरीक है। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रमेश वंकवानी, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर रमेश, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपने दफ्तर खारजा को खतूत भी लिखे और दफ्तर खारजा ने आपको कम्युनिकेट भी किया कि हम भारतीय सफारत खाने से बात कर रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहे। आपका प्लान क्या है? शुक्रिया। पहले तो गुड मॉर्निंग शो में सबको सलाम नमस्कार। और मैं जो ये कल से जो काफ़िला वहाँ से निकला है और उस हवाले से जो मीडिया की स्पेशल कवरेज जो चल रही है, स्पेशली ARY की, मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से। देखें, ये जो मैटर हुआ है 9 अगस्त को हुआ। 10 अगस्त को मैंने नोटिस लिया। 1 महीने का फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने उनको लिखे हैं, हम उनके साथ टच में हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन टच में है। 1 महीना गुजर गया, एक्सेस नहीं दी गई। फिर 14 सितंबर को फिर मैं दोबारा मिला, फिर मुझसे 5 वर्किंग डे 7 डेज़ मांगे गए जो 21 तारीख को ख़त्म हो गए। 22 तारीख को मेरी फिर फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता और दे। मैंने कहा अब नहीं दे सकते, क्योंकि अब ये जिस किस्म की जो है वो उनकी सोच है, अब ये नहीं हो सकता। और 22 तारीख को मेरी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और रात को 10 बजे काफिले निकल चुके थे वहाँ से। 6 घंटे के नोटिस मैंने दिया था। तो मैं अपनी कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ट्रू पाकिस्तानी होने का और अच्छे इंसान होने का सबूत दिया। उसमें मेरे भाई बहनें माएँ सब शामिल हैं, बड़े सारे उसमें शामिल हैं। रात मेरा काफ़िला, क्योंकि बहुत बड़ा काफ़िला है, वो रात काफ़िला मेरा नानकाना साहब पहुंचा है। रात को 12 बजे से अराइवल रहा है और सुबह 6 बजे तक अराइवल रहा है। वहाँ पर 12 से 6 बजे तक अराइवल हुआ है नानकाना साहब में। अभी नानकाना साहब में आधे घंटे में, माना 11 बजे से पहले नानकाना साहब से सारी गाड़ियों का काफिला निकलेगा और इस यहाँ से कटास राट से होते हुए दोपहर को 3 बजे मेरा टारगेट है कि इस्लामाबाद के टूल प्लाजा पे हम इकट्ठे हो जाएंगे। और KPK से जो काफिला है वो निकल चुका है और मुझे खुशी है कि आज वजीरिस्तान से भी मैंने, जब मुझे उन्होंने कहा कि हम भी आना चाह रहे हैं, वहां से भी गाड़ियां निकली है, बन्नू से निकली है, नौशहरा से निकली है, क्वाड से निकली है, पेशावर से निकली है, सिंध के एक कोने से, पाकिस्तान के हर शहर से, हर कोने से आपकी बिरादरी ना से आपकी बिरादरी की मुस्लिम बिरादरी। मैं मदिया, आपको पता है कि मैं जिंदगी में मैंने एक असूल सीखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं आपको बताऊं कि जिस शहरों में लोग नौकरी पेशा थे, उन लोगों की फैमिलियां, उन्होंने कहा कि हम आज, क्योंकि हमारे मज़हब में, हमारे धर्म में धरती को माता का दर्जा दिया गया है, माँ का दर्जा दिया गया है। उसने कहा आज हमें अपनी माँ का कर्ज चुकाने की ज़रूरत है। इस तरीके से 11 लोगों का खून, क्योंकि ये भारत में एक प्रैक्टिस बन गई है कि कोई भी वहाँ पे जाता है, आप लोगों को पागल बना के सिटीज़न एक्ट बिल दे के 8 साल तक उनको नेशनलिटी नहीं दी गई।
उनको यूज किया गया जासूसी के इल्जाम में। जब उनके लिए जासूसी वो नहीं करने के लिए थे तो उनको मार दिया गया। ये एक प्रैक्टिस बनी हुई है। कब तक ये प्रैक्टिस चलेगी? कभी आप इंसानों के आवाज को दबा देते हैं कश्मीर के अंदर, कभी आप सिटीजन एक्ट पास करके इस तरीके से जुल्म करते हैं, कभी आप एक खुदा का घर मिटा के दूसरे खुदा का घर बनाने के लिए अयोध्या मंदिर बना लेते हैं। मैं खुद राम का सच्चा भगत हूं, मगर इस थ्योरी में कभी नहीं हूं कि एक खुदा का घर बिठा के और दूसरा घर का बनाया चाहिए। बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने रमेश भाई। मुझे ये बताइएगा, आप लोगों का प्लान क्या है? भारतीय सफारत खाने के आगे आपने एहतजाज करना है, धरना देना है, क्या प्लान है आपका? देखें, मुझे परसों भी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा, कल से सिक्योरिटी वाले मेरे साथ मुझे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप रेड जोन के अंदर नहीं आए, आपको और कोई स्पेस हम देते हैं, आप और स्पेस के ऊपर चले जाएं। मैंने कहा मेरा ये टारगेट डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, मेरा टारगेट कोई रेड जोन नहीं है कि मैं हुकूमत के खिलाफ यहाँ पे आ रहा हूँ। मुझे हुकूमत अगर रोकेगी तो भी हम सीना खोल के आ रहे हैं। हमारा टारगेट डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, कोई हमारा टारगेट फॉरेन एम्बेसी नहीं है। फॉरेन एम्बेसी तो बार बार कह रही है, फॉरेन इंडियन हाई कमीशन को भी बुला रही है, एनओआई को बुला रही है, वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो मैं आज 75वीं जो सालगिरह मनाने जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, दूसरी अजीम जंग के बाद ये इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए बनी थी। क्या इंटरनेशनल सिग्नेटरी नहीं है इंडिया? क्या इंडिया को ये कह नहीं सकते कि आपने एक तरफ कश्मीर के अंदर 1.5 साल से लोगों का आवाज बंद किया हुआ है और दूसरा जो है वो ये जुल्म और ज्यादती का जो सिलसिला है रमेश भाई, ये वहां से भारत में मुसलसल जारी और सारी है। अभी बड़ी पीसफुल आप लोगों ने रैली निकाली जो इंशाल्लाह आज इस्लामाबाद भी पहुंच जाएगी, फिर जहां पर आप अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन आपको लगता है कि बैनुल अक़वामी दुनिया में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराने की जरूरत है? इस वाले से आपने कोई मनसूबाबंदी की है? मदिया, मेरी आज जो स्पीच होगी वो इंग्लिश में भी होगी और उर्दू में भी होगी। उर्दू और हिंदी तकरीबन बराबर है। इंडिया का भी एक एक लोग सुनेगा। इंटरनेशनल मीडिया मेरे साथ बहुत ज्यादा टच में आ गया है और इंग्लिश में मैं इन सारे डिप्लोमेसी को बताऊंगा कि अगर ब्रिटिश, अगर अमेरिकन, अगर कैनेडियन, अगर कोई भी किसी कंट्री का बंदा अगर एक बंदे के साथ या एक खानदान के साथ अगर इस तरीके से भारत में हो जाए, क्या पूरी मिशनरी हरकत में आएगी या नहीं आएगी? तो वाई यू आर साइलेंट? आप 75वीं सालगिरह मनाएं। मैंने इस वजह से देखे, मेरा टारगेट रोड ब्लॉक करने का नहीं है। मुझे स्पेस दी जाए कि मेरी गाड़ियां मैं बाहर खड़ी करूंगा, मेरे लोग पैदल डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर एंटर हो जाएंगे। मुझे वहां पे स्पेस दी जाए, मैं वहां पे इस तरीके से खामोशी से बैठूंगा, क्योंकि मुझे बार बार कहा जा रहा है कि वहां पे एक इंडियन हाई कमीशन नहीं है, बहुत सारी कौंसलेट है, हम ये रिस्क नहीं उठा सकते, हम आपको रेड जोन में एंटर नहीं होने देंगे। मैं ये पहले भी उन्होंने कहा, मगर मैं समझता हूं हम पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आ रहे, हम अपना कर्ज चुकाने आ रहे हैं। अगर कायदे-ए-आज़म के साथ जोगिंदर नाथ, एसपी सिंघा जैसे लोग कायदे-ए-आज़म ने साथ लिए और पाकिस्तान को बनाने में उनका रोल था, मैं समझता हूं ये जो ट्रीटी है, ये जो हमारा खित्ता है, उसको अमन का ठिकाना बनाने के लिए, इस हथकंडे को खत्म करने के लिए हमें, मुझे अब एज ए हिंदू कम्युनिटी लीडर मुझे आगे बढ़ना है और मैं ये दिखाऊंगा कि ये 11 लोगों का मर्डर नहीं, अगर 11 लोगों के मर्डर के हवाले से इन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तब तक ये धरना जारी रहेगा। नहीं तो ये धरना समझौता एक्सप्रेस का भी हिस्सा मांगेगा, ये कश्मीर का भी हिस्सा मांगेगा, हर चीज का हिस्सा मांगेगा। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे साथ थे और कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं और हमने शफात देखा कि मुसलसल भारत की जानिब से ज्यादतियों का सिलसिला जारी है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो आप देखिए कि वहाँ पर अगर हिंदू बरादरी के ही लोग वहाँ पे जाते तो उनको किस तरीके से जुल्म का निशाना बनाते हैं, उनको कैसे कत्ल कर देते हैं। गरीब लोग थे, सांगढ़ के इलाके शहदादपुर की ये गरीब फैमिली थी जो वहाँ मुकीम थी और उनके ऊपर दबाव डाला गया कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करें, पाकिस्तान में जाकर भारत के लिए पाकिस्तान की जासूसी करें, लेकिन उन्होंने इनकार किया, जिसकी वजह से उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इंडिया हैज बिकम अ कंप्लीट हेट मॉन्गर स्टेट, मुसलसल वहाँ पे किया जा रहा है। बार-बार कहते हैं हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बस समहाउ वो जो एंड करते हैं वो डेमोक्रेसी पे करते हैं। अभी हम देख लें ना कि बाबा गुरु नानक जी का, उनकी भी 481वीं बरसी थी और इस सिलसिले में 3 रोज़ा तकरीबा जो थी वो करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहब में तो इख्तिताम पजीर हो गई हैं, जिसमें सिवाय भारत के दुनिया भर से जो सिख यात्री थे वो पाकिस्तान में आए थे। पाकिस्तान की जानिब से भी 2 बार खतूत लिखे गए थे भारत को इसी हवाले से कि जो सिख यात्री हैं वो आ सके, प्रॉपर इंतजाम किए गए थे, लेकिन समहाउ भारत इन सिख यात्रियों को इजाज़त ही नहीं दी।
तकरीबात में शरीक यात्री सरहद पार के दोस्तों की कमी शिद्दत से महसूस करते दिखाई दिए और कुछ मनाजिर, कुछ वीडियोस मौसूल हुई जिनमें लोग दूरबीनों से सरहद के उस पार दूरबीन लगाकर अपने गुरु के मज़ार का दीदार करते रहे और गो के पाकिस्तान ने खतूत भी लिखे, भारत ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। यात्रियों को, अपने ही शहरियों को अपने ही मजहबी त्यौहार को मनाने के लिए पाकिस्तान आने नहीं दिया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महेंद्र जी, जो कि तहरीक इंसाफ के रुकन भी हैं और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक़ भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी महेंद्र जी हमें वक्त देने के लिए। महेंद्र साहब, ये क्या मसला था कि बाबा गुरु नानक की बरसी के लिए आने वाले सिख यात्रियों को रोक दिया गया? इससे क्या हासिल हुआ भारत को, और क्या ऐसा उन्होंने कोई कारनामा कर लिया कि अपने शहरियों को, अपने सिख भाइयों को उन्होंने आने नहीं दिया? देखें, भारत को हासिल क्या होना है, भारत को तो सिर्फ एक ही चीज हासिल होती है हमेशा से, जो जुल्म करके, अक़लियतों के साथ जुल्म करके, गरीबों के साथ जुल्म करके, छोटे तबके के साथ जुल्म करके उनको एक तस्कीन हासिल होती है, उनको वही तस्कीन जो है आज हासिल हुई है। जो बाबा गुरु नानक देव जी की 481वीं बरसी थी, इसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करतारपुर साहब को खोल दिया और ये एक बरसी जो है, क्योंकि गुरु नानक देव जी करतारपुर साहब में ही वफात पाए और करतारपुर साहब की कॉरिडोर खुलने के बाद ये पहली बरसी थी। इसके लिए हमने हिंदुस्तानी सिखों को और पूरी दुनिया के सिखों को हमने इजाज़त दी कि असल में यहाँ बरसी मनाने के लिए ही तो ये करतारपुर साहब कॉरिडोर खोला गया है, तो उसकी यात्रा के लिए खोला गया है, तो आप यहाँ आके बरसी मना सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का तसबाना रवैया, हिंदुस्तान का जालमाना रवैया, हिंदुस्तान की जिद जो है पाकिस्तान को खराब करने के लिए सिर्फ, लेकिन ये जिद जो है ये हिंदुस्तान अपनी पैर खुद काटेगी। और पाकिस्तान देखें, आज अगर सिखों की वहाँ पे हिंदुस्तान के खिलाफ वो बात करते हैं, अगर सिख वहाँ पे अलहदा रियासत की बात करते हैं, तो यही वजह है कि हिंदुस्तान ने कभी हमें अलहदा मजहब एक्सेप्ट ही नहीं किया। हिंदुस्तान ने सिखों को हमेशा से नीचा दिखाने की कोशिश की, हमेशा से अपना हिंदू मानने की कोशिश की, जो कि हम नहीं हैं। तो इसी वजह से मसला ये है कि जब भी भारत में मौजूद सिख हैं, जब भी वो कभी रिटेलिएट करते हैं, रेजिलिएट करते हैं, तो भारत फौरन से पेशतर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर देता है। लेकिन जो वहाँ पे मौजूद सिख भाई हैं, उनके मजहबी जज्बात बड़े सेंसिटिव होते हैं और वो अपने मजहबी जज्बात के हवाले से जब हुकूमत हिंदुस्तान से कोई मुतालबा करते हैं तो वो पूरा नहीं किया जाता। आप देख रहे हैं कि इस हवाले से वहाँ के सिख परेशानी का शिकार होंगे और उनमें गुस्सा मजीद बढ़ेगा। मैं इसका सारा जिम्मेदारी तो ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को दूंगा कि जब 1984 में भारतीय फौज ने अकाल तख्त साहब पे हमला किया, दरबार साहब पे हमला किया, हजारों और लाखों की तादाद में सिखों को शहीद किया गया, तो क्या वो फौज पाकिस्तान की फौज थी? क्या उस फौज को पाकिस्तान ने उकसाया था? क्या उसके बाद जितनी भी धंधे फसाद में सिखों का कत्लेआम हुआ, दिल्ली में हुआ, दूसरे मुंबई में हुआ, क्या वो पाकिस्तान ने करवाया था? जब इस तरह के आप जब सिखों के ऊपर जुल्म ढाएंगे और अगर सिख जुल्म का जवाब देंगे तो उसकी कड़िया जो है उसको इल्जामात आप पाकिस्तान के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। आप अपने मुल्क को अमन पसंद क्यों नहीं बताते? आप अपनी सिंह साहब, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी भी हिंदुस्तान में मौजूद जो सिख कम्युनिटी है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए मुसलसल जो है वो स्ट्रगल कर रही है। बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जलियांवाला बाग अमृत एक हुआ था 40s में, लेकिन 80s में भारत के पंजाब की गली गली में जलियांवाला बाग हुआ है और सिखों को जलियांवाला बाग तो शफात मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी जो इसके रिपोर्शंस हैं, वहाँ की जो सिख कम्युनिटी है, वहाँ के लोगों को, वो लोग शायद ही कभी इसको भूल पाएं, क्योंकि जिस तरीके से बेईमाना तौर पे कत्ल किया गया था पूरी एक स्कीम के थ्रू जो है वो इतनी बड़ी जीनोसाइड की थी, वो शायद लोग अब भी नहीं इसको भुला सकते। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। बैक और ब्रेक के बाद हम आपको ये चल रहे हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर साबिक वज़ीर कराची, जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आज पाकिस्तान का कानून बन चुका है। इसी तरह जो आखिरी बिल था
जिसके अंदर 20 हमारी तरामीम थी। 2 तरामीम में मसला था कि नैब की जुरिस्डिक्शन होगी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में या नहीं। एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सियासतदानों पर ऑलरेडी नैब के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मौजूद है, लेकिन आज नैब को इख्तियार दिया गया है कि किसी पाकिस्तानी को भी पकड़कर नैब के कानून के अंदर ले जाए। हमने कहा था कि ये उस पर बार लगा दें कि नैब जो यहाँ इन्वेस्टिगेट करेगा उस इन्वेस्टिगेशन को वहाँ पर पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सारी बात है। एक बदनीयती पर मबनी बिल पास कराए गए जिनका फैटर से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा खगान साहब ये बताएं कि जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि फौज का किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए, उनका अपना काम है, वो अपना काम करें, तो इस मौक़िफ़ की मैंने देखा है कि शाहिद खान अब्बासी कराची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। और अब बात करते हैं कुछ मौसीकी की। आज हम मौसीकी सुनने के बजाय इससे जुड़े गए मसले की तरफ बात कर रहे हैं, और वो मसला है जनाब कि म्यूज़िक इंडस्ट्री का सुनहरा दौर था, गुजर गया। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री का दौर आया, फिर वो नीचे गया, फिर ऊपर आया। लेकिन होता ये था मदिया पूरी दुनिया में कि म्यूज़िक इंडस्ट्री बनाते थे म्यूज़िक रिकॉर्ड्स। बिल्कुल, और पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो उसका मतलब दुनिया जहान में सवाल से बात होती थी। आज भी जो हमारे पुराने बैंड्स हैं, अगर हम उनको देखें, आलमी शोहरत याफ्ता हमारे बैंड्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि उनको हमसाय ममालिक में भी स्पेसिफिकली तौर पे बुलाया जाता था और उनसे ही कहा जाता था कि हमारी फिल्मों का म्यूज़िक आप दे। तो देयर वाज अ टाइम, बड़ा बूम था इस इंडस्ट्री का। लेकिन समहाउ हमने देखा कि बिलाल मकसूद जो हैं उन्होंने अपने एक वीडियो मैसेज में बात की कि जी अब जो मौसीकार हैं समहाउ उनको वो इज़्ज़त नहीं दी जाती। तो इसका क्या बैकग्राउंड है हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद ये मारूफ बिलाल मकसूद साहब। बिलाल साहब गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये बताइएगा, आपने एक वीडियो पैगाम दिया है, आपके फैंस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अवाम मौसीकारों को बुरा समझते हैं और मौसीकारों को फिर दुश्मनी का सामना भी करना पड़ता है। सो इज़ देयर एनी बैकग्राउंड टू इट? नहीं, किसी ने मुझे मेरे मुंह पे तो नहीं कहा, लेकिन आम बात है, हम सबको पता है कि म्यूजिशियंस को सिंगर्स को यहाँ पे किन नामों से याद किया जाता है। भांड, मरासी, ये एक आम बात है। एक्चुअली मैंने भी सुना है, मतलब मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। एक दफ़ा मैंने पोस्ट लगाई थी कि तिलावत जो यूट्यूब पे हम सुनते हैं उसको मोनेटाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बीच में जब इश्तहार आ जाते हैं, जिंगल्स आ जाते हैं, गाने आ जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है बहुत बेअदबी होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। खैर, ये मैंने पोस्ट लगाई थी जिस पे नीचे कमेंट्स है कि आप ख़ुद क्या काम करते हैं, आप कोई हक़ नहीं है ये बात करने का। तो मतलब यहाँ तक कि आप ये जहन्नुमी है, तो ये हमें सुनना पड़ता है। अच्छा, वैसे इसमें एक वो भी है कि जहाँ लोग बड़े कमइल्मी का शिकार हैं, और वो जो उनकी कमइल्मी है ना, वो ये भूल जाते हैं कि वो जो किराए पे खुशामदी हायर किए जाते हैं ना, बेसिकली मरासी उनको कहा जाता है, म्यूजिशियंस को नहीं कहा जाता। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डेफिनेशन, जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों के लिए खास तौर पे। बट ये अलकाबात सबको सुनने पड़ते हैं। शोबिस से रिलेटेड कोई भी आदमी हो, उसे भांड मिरासी कहना ये एक माइंड सेट है। लेकिन इससे हट के अगर ओवरऑल म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की जाए तो म्यूज़िक इंडस्ट्री काफ़ी जवाल का शिकार है। बड़ा अरसा हो गया हमारे पास बड़े आर्टिस्ट नहीं आए। आपको क्या लगता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री की बहाली के लिए ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि ये इंडस्ट्री वापस आ सके और पायरेसी ख़त्म हो सके? शायरी मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली स्ट्रिंग से गानों में। मेरे ख्याल से म्यूज़िक से ज़्यादा हमारी शायरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रही है। और मैं समझता हूँ कि जो यंगर लॉट है उसको फोकस करना ज़रूरी है शायरी पे। अगर ख़ुद नहीं लिख सकते सही, तो किसी ऐसे बंदे की हेल्प लें जो आपके लिए चीज़ सही लिख दे। ज़रूरी नहीं कि शायरी बहुत शायराना हो, बहुत बेसिक लफ्ज़ों में भी आपका काम हो सकता है। पॉप म्यूज़िक इतना सीरियस वो आर्ट फॉर्म नहीं है। पुराने ज़माने में भी तुरु तुरु तारा तारा, कोको कोरीना सब हिट गाने थे। अगर आपके गाने अच्छे लग रहे हैं लोगों को और समझ आ रहे हैं, तो ये पॉप म्यूज़िक का काम चलता रहेगा। लेकिन हाँ, शायरी है बहुत इम्पोर्टेंट, और जितना उसको बेहतर कर सके आज कल का लॉट, मेरे ख्याल से वो हमारी म्यूज़िक की
पॉप इंडस्ट्री थैंक के यू लिए सो मच। मकसूद हमारे साथ मौजूद थे और बिलाल मकसूद हमारे तो बचपन के हीरो हैं जनाब। हमने बिलाल मकसूद साहब को देखा है, सर किए ये पहाड़, मतलब कौन सा ऐसा पाकिस्तान का बच्चा होगा 90s का जिसको ये गाना याद नहीं होगा। लेकिन येस, लोगों का रवैया चेंज होने की ज़रूरत है, साथ में येस म्यूज़िक इंडस्ट्री अच्छी हो सकती है अगर शायरी अच्छी हो तो। जनाब अब आपसे इजाज़त चाहने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन आपसे मुलाकात तो होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। याद रहिए, बात रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।